हाय, मैं वेक्टर T13 हूं, एंटीडिटेक्ट प्रोजेक्ट के निर्माता और डेवलपर। एंटीडिटेक्ट एक अद्वितीय सॉफ्टवेयर उत्पाद है जो आपको इंटरनेट पर अपनी पहचान बदलने की अनुमति देता है। इस वीडियो में मैं शुरुआती लोगों को अपने सॉफ्टवेयर से परिचित कराऊंगा और उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए जो हमारी सेवा के ग्राहक हैं और लंबे समय से एंटीडिटेक्ट प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के विवरण में टाइम कोड पर ध्यान देने की सलाह देता हूं। वहां आप अपनी जरूरत की सामग्री चुन सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो के दूसरे भाग से शुरू करने की सलाह दूंगा, जिसमें मैं नए के बारे में बात करूंगा। कार्यक्षमता और परियोजना के नवीनतम अद्यतन। खैर, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक एंटीडिटेक्ट उत्पाद के साथ काम नहीं किया है, मैं एक छोटा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं। तो यहां हम चलते हैं। एंटीडिटेक्ट क्या है? एंटीडिटेक्ट, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक ऐसा उत्पाद है जो आपको अपने व्यक्तित्व को बदलने की अनुमति देता है। आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? आप खुद से पूछें। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद क्या है? अपने आप से एक सवाल पूछें। शायद यह आईफोन्स है? नहीं। शायद ये दवाएं हैं? नहीं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद क्या है? ये कहना अधिक सही होगा कि क्या, लेकिन कौन? और यह आप हैं, उपयोगकर्ता। आप इंटरनेट पर सबसे अधिक बिकने वाले उत्पाद हैं। दास बाजार का अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तविक दुनिया में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इंटरनेट पर दास बाजार सोने का सबसे बड़ा हिस्सा है। और हर निगम सोने के इस विशाल टुकड़े के एक टुकड़े को काटने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है और मेरा क्या मतलब है। निगम की नजर में यूजर सिर्फ एक वॉलेट है, और आप इस वॉलेट में एक उत्पाद बेच सकते हैं, आप एक सेवा बेच सकते हैं, आप जानकारी बेच सकते हैं। यदि आप कोई उत्पाद, सेवा या जानकारी नहीं बेच सकते हैं, तो आप उपयोगकर्ता को बेच सकते हैं। और फिर एक निगम उस उपयोगकर्ता को दूसरे निगम में फिर से बेचता है। और इस उपयोगकर्ता की नजर में कुछ भी बुरा नहीं होता है। ओह, मैंने गूगल पर स्विच किया, बहुत अच्छा। मैंने अमेज़न पर स्विच किया, गूगल के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं गूंगा हूं। मुझे ये भी याद नहीं है कि अमेज़न का क्या डोमेन नाम है। मैं ईबे पर गया, मैंने वहां खरीदारी की, मैंने पोर्नहब पर स्विच किया, मुझे वहां बहुत अच्छा समय लगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। और जब आप इन संसाधनों के माध्यम से नेविगेट करते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं? आप उन ब्राउज़रों का उपयोग कर रहे हैं जो एक ही निगम द्वारा लिखे गए हैं। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बॉटनेट है, अपने आप में एक वायरस है। हर बार जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करते हैं, तो यह आपके पीसी से डेटा एकत्र करता है, यह आपके स्थान के बारे में डेटा एकत्र करता है, यह आपके उपकरणों और लैन उपकरणों के बारे में डेटा एकत्र करता है, और फिर यह डेटा को माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर भेजता है और सशर्त रूप से कहता है, अरे, मैं यहां हूं, यहां ये है, एक नया उपयोगकर्ता, एक नया उपयोगकर्ता, एक नया दास। कुछ उपयोगकर्ता जो इस वीडियो को सुन सकते हैं और शायद पहले से ही इस समस्या का समाधान पा चुके हैं। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप और भी आगे जाते हैं, तो आप टेल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आप क्यूब्स या वॉनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य विशेष संस्करण स्थापित कर सकते हैं, और इस मामले में विंडोज की ओर से जासूसी खत्म हो जाएगी। कस्टम ब्राउज़र का उपयोग आपको गूगल द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने की अनुमति देता है और सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है और ऐसा लगता है कि समस्या हल हो गई है और यह हमारे 5 मिनट के वीडियो का अंत है। हालांकि, मैं ऐसे उपयोगकर्ताओं को तुरंत बताना चाहता हूं, आप गहराई से गलत हैं। आपके इंस्टॉल किए गए टेल्स, आपके इंस्टॉल किए गए वॉनिक्स, क्यूब्स और लिनक्स के अन्य विभिन्न संस्करण किसी भी चीज को हल नहीं करेंगे। और मैं समझाता हूं क्यों। एक अवधारणा है जिसे बालाक्लावा सिद्धांत कहा जाता है। बालाक्लावा सिद्धांत क्या है? आइए कल्पना करें कि इंटरनेट एक बड़ा शहर है। इस बड़े शहर में भुगतान प्रणाली है, बैंक हैं, दुकानें हैं,
और सिर्फ सड़कें हैं जहां उपयोगकर्ता बस चलता है। इसलिए जब आप अपने पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेष संस्करण स्थापित करते हैं तो गुमनामी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर उद्धरण चिन्हों में इस मामले में क्या होता है? उस स्थिति में आप एक बालाक्लावा पहनते हैं और जब आप बालाक्लावा में बाहर जाते हैं तो क्या होता है? कोई भी आपका असली चेहरा नहीं जान पाएगा, लेकिन हर किसी को पता चल जाएगा कि बालाक्लावा में बेवकूफ कहां गया। इस मामले में अनामीकरण इस उपयोगकर्ता की विशिष्टता की ओर जाता है। इसके अलावा बालाक्लावा में एक बैंक में जाने की कोशिश करें, बालाक्लावा में एक सरकारी कार्यालय में जाने की कोशिश करें, बालाक्लावा में एक हार्डवेयर स्टोर में जाने की कोशिश करें। वे आपको अंदर नहीं जाने देंगे, वे आपको अंदर नहीं जाने देंगे और अधिक से अधिक वे आपको दरवाजे से बाहर फेंक देंगे। सबसे खराब वे पुलिस को बुलाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तथ्य यह है कि हमारी दुनिया गुमनामी के लिए नहीं बनी है। दुर्भाग्य से जिस दुनिया में हम सभी रहने के आदी हैं, वहां निगम सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। जितना बेहतर वे आपको, उपयोगकर्ता को जानते हैं, उतना ही अधिक पैसा कमा सकते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? आइए एक वेब संसाधन की कल्पना करें जो सामान बेचता है। ऑनलाइन स्टोर। यूजर्स इस ऑनलाइन स्टोर पर स्विच कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इसे 10 उपयोगकर्ताओं द्वारा देखा गया था। स्टोर को पता नहीं है कि वे किस तरह के उपयोगकर्ता हैं, किस तरह के विज्ञापन, उन्हें कौन से उत्पाद पेश करने हैं। हालांकि अगर स्टोर उपयोगकर्ता ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करता है तो यह महसूस कर सकता है कि जिन 10 उपयोगकर्ताओं ने इसे स्विच किया है उनमें से एक उपयोगकर्ता 70 वर्षीय दादी है, शायद उसे हियरिंग एड बेच दे, और दूसरा उपयोगकर्ता जो एक 13 वर्षीय लड़की है उसे जस्टिन बीबर के गीतों की सीडी बेच सकता है। वैसे सीडी अभी भी बिक्री पर है, कौन जानता है? हमें टिप्पणियों में बताएं। और अगर हम इन उत्पादों को मिलाते हैं, अगर हम एक 13 वर्षीय लड़की को श्रवण सहायता प्रदान करते हैं तो क्या वो इसे खरीदेगी? नहीं। अगर हम एक 70 वर्षीय दादी को जस्टिन बीबर गीत की पेशकश करते हैं तो क्या वो इसे खरीदेगी? नहीं, वो हमें शाप देगी। इस मामले में स्टोर कोई पैसा नहीं कमाएगा। हालांकि स्टोर अपने उपयोगकर्ता को जितना बेहतर जानता है उतना ही सटीक रूप से उत्पाद उसे पेश किया जाएगा और अधिक सटीक रूप से इस उपयोगकर्ता का मुद्रीकरण किया जाएगा। हैक, पोर्नहब याद रखें, अन्य साइटों के बारे में सोचें। वे जानते हैं कि आप किस तरह का पोर्न देख रहे हैं। वे आपको अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर सिफारिशें देते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि आप शाम को क्या कर रहे हैं। क्या आप इससे बचना चाहते हैं? एंटी डिटेक्ट। एंटी डिटेक्ट आपको अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बदलने की अनुमति देता है कि आप बालाक्लावा नहीं पहनते हैं, लेकिन है एक पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व जो पूरी तरह से एक वास्तविक व्यक्ति के मापदंडों के साथ मेल खाता है। चलो परिचित हो जाओ। इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं और एंटी डिटेक्ट सॉफ्टवेयर उत्पाद का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं डिटेक्ट एक्सपर्ट वेब संसाधन के साथ अपना परिचय शुरू करने की सलाह देता हूं, और मैं तुरंत सरल नाम एंटी डिटेक्ट के तहत एक टेलीग्राम चैनल की सिफारिश करना चाहता हूं। एंटी डिटेक्ट वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज का मुख्य चैनल है, जिसमें से मैं प्रतिनिधि, संस्थापक और सीईओ हूं। डिटेक्ट एक्सपर्ट वेब संसाधन एक सॉफ्टवेयर उत्पाद के रूप में एंटी डिटेक्ट का उपयोग करने की क्षमता को जोड़ता है, साथ ही साथ प्रॉक्सी, एसएमएस सक्रियण यानी वर्चुअल नंबर और बड़ी संख्या में दिलचस्प चेकर्स जैसी अतिरिक्त सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता को जोड़ता है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद चेकर्स के बारे में बात करेंगे। तो एंटी डिटेक्ट सॉफ्टवेयर उत्पाद वर्चुअल बॉक्स का एक संशोधित संस्करण है, या बल्कि यह वर्चुअल बॉक्स का संशोधित संस्करण नहीं है, यह वर्चुअल बॉक्स से एक अलग उत्पाद है। यह निश्चित रूप से वर्चुअल बॉक्स के स्रोत कोड पर आधारित है, लेकिन इसे फिर से डिजाइन किया गया है ताकि हम अपने भौतिक कंप्यूटरों में से एक के अंदर असीमित संख्या में वर्चुअल मशीन बना सकें। यही है जब आप एक नया व्यक्ति बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप स्टोर पर जा सकते हैं और लैपटॉप खरीद सकते हैं।
आप 10 लैपटॉप खरीद सकते हैं। आपके पास कितना पैसा है? खरीदने के लिए 100 लैपटॉप, शायद। मेरा सॉफ्टवेयर उत्पाद आपको अपने भौतिक पीसी में से एक के अंदर वास्तविक मापदंडों के साथ असीमित संख्या में वास्तविक कंप्यूटर बनाने की अनुमति देता है। मेरा उत्पाद कैसे भिन्न होता है? उदाहरण के लिए एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र से। उन लोगों के लिए जो एंटी डिटेक्ट्स के विषय में रुचि रखते हैं, आप इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र पा सकते हैं जो आपको अपनी गोपनीयता सुनिश्चित करने की अनुमति देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मेरा उत्पाद उनसे कैसे अलग है। सबसे पहले, मेरा उत्पाद एकमात्र उत्पाद है जो ब्राउज़र को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। यही है, अन्य डेवलपर्स ने क्रोमियम ब्राउज़र या फायरफॉक्स के स्रोत कोड का स्रोत कोड लिया, कार्यक्षमता जोड़ने के लिए इसे फिर से तैयार किया और फिर लाइसेंसिंग सिस्टम को इसमें पेंच किया। वाह, तैयार उत्पाद वहां है। मेरे मामले में, हम किसी भी तरह से ब्राउज़र को प्रभावित नहीं करते हैं। हम निचले स्तर पर, हार्डवेयर स्तर पर काम करते हैं। यही है, हम अद्वितीय कंप्यूटर, अद्वितीय आभासी कंप्यूटर बनाते हैं। फिर, तदनुसार, ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया जाता है और ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। ब्राउज़र के लिए, हम हर बार एक नया व्यक्ति होंगे और उन सभी वेब संसाधनों के लिए जिनके साथ हम काम करेंगे। एंटी डिटेक्ट इंटरनेट पर एकमात्र परियोजना है जो इतने कम स्तर पर चलती है और आपको हार्डवेयर का अनुकरण करने की अनुमति देती है। आपको पोर्ट, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड, चूहों, प्रोसेसर का अनुकरण करने की अनुमति देती है, कुछ भी आप चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यह नंबर 1 का अंतर है। अंतर नंबर 2। एंटी डिटेक्ट प्रोजेक्ट वर्तमान में इस क्षेत्र में एकमात्र प्रोजेक्ट है जो अपने सर्वर पर उपयोगकर्ता जानकारी संग्रहीत नहीं करता है। यदि आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, तो आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जानकारी, आपका सत्र, आपकी प्रोफाइल, मान लें, ये डेवलपर के सर्वर पर होगा, यह आपके कंप्यूटर पर नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी भी समय डेवलपर इसे चाहता है, वे आपके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच सकते हैं। कुछ डेवलपर्स निश्चित रूप से कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उपयोगकर्ता डेटा, यह एन्क्रिप्टेड है। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा, अगर ऐसा कुछ वास्तव में वास्तविकता में मौजूद था, और न केवल शब्दों में, सबसे पहले, यह प्रदर्शित किया जाएगा, और दूसरी बात, निश्चित रूप से, वे कह सकते हैं, यह एक सुपर सीक्रेट सिस्टम है जिसे दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, क्या हम इस पर विश्वास करेंगे? दूसरे, इस तरह की प्रणाली, एक डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम बनाने के लिए, संसाधनों की काफी बड़ी मात्रा खर्च करना आवश्यक होगा, और डेवलपर के लिए बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। इसलिए यदि आप उन पर विश्वास करना चाहते हैं, तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में, भले ही वे एन्क्रिप्टेड हों, भले ही वे डिक्रिप्टेड हों, वे हमेशा डेवलपर के सर्वर पर होते हैं। हमारे मामले में, एंटी डिटेक्ट प्रोजेक्ट के मामले में, एक लाइसेंसिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन keygen.sh नामक एक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह एक सार्वजनिक प्रणाली है और आप में से प्रत्येक इसमें पंजीकरण कर सकता है और इसकी कार्यक्षमता से परिचित हो सकता है। यही है, आपके द्वारा बनाया गया प्रत्येक व्यक्ति आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पर है, ये किसी भी सर्वर पर नहीं है, और वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज के सर्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब आप वेक्टर T13 के एंटी डिटेक्ट प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो यह वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज के सर्वर के साथ संवाद नहीं करता है। वेक्टर को पता नहीं है कि आपने इस उत्पाद को लॉन्च किया है, यह नहीं जानता कि आप कहां हैं, यह आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। keygen.sh प्रणाली, इसे चुना गया था, सबसे पहले, इसकी कार्यक्षमता के कारण, और दूसरा, इस तथ्य के कारण कि यह सार्वजनिक है। और, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप में से कोई भी इस प्रणाली में पंजीकरण कर सकता है और इसकी कार्यक्षमता से परिचित हो सकता है और समझ सकता है कि ऐसा कोई नहीं है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता स्क्रीनशॉट, कीलॉगर और अन्य कार्यक्षमता लेना जो आपको उपयोगकर्ताओं की निगरानी करने की अनुमति देता है। वैसे, यह एक दिलचस्प सवाल है। शायद एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में जो अपने सर्वर के साथ संवाद करते हैं, क्या ऐसी कार्यक्षमता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। वास्तव में, यदि आप अपने स्वयं के लाइसेंसिंग सिस्टम, अपने स्वयं के सर्वर का उपयोग करते हैं, तो डेवलपर को अपने सॉफ्टवेयर उत्पाद में कीलॉगर जोड़ने से कुछ भी नहीं रोकता है। उदाहरण के लिए, स्क्रीनशॉट बनाने की क्षमता जोड़ना। आपको स्वीकार करना होगा कि यह काफी दिलचस्प है।
और फिर हो सकता है कि आपने गलती से अपनी क्रिप्टो संपत्ति को अपने पीसी से गायब कर दिया हो और आपको लगता है कि आपके पास किसी प्रकार का वायरस है, शायद सही? आप एंटीवायरस का उपयोग करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सबसे महत्वपूर्ण वायरस आपको उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया था जो आपको इससे बचाने वाला था। Keygen.sh में ऐसी कार्यक्षमता नहीं है और इसलिए वेक्टर T13 से सॉफ्टवेयर बिल्कुल सुरक्षित है। यह वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज के सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है और लाइसेंस की जांच करने के लिए केवल कुछ बाइट्स जानकारी का उपयोग करता है और वास्तव में सुनिश्चित करता है कि आप वो उपयोग करता है जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था। इसलिए हम इस परियोजना के फायदों से परिचित हो गए हैं। हम अपने व्याख्यान के दौरान बाकी लाभों से परिचित होंगे। अब आइए ये देखने के लिए आगे बढ़ें कि एंटीडिटेक्ट प्रोजेक्ट के कौन से संस्करण वर्तमान में उपलब्ध हैं। ऐसा करने के लिए डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर टैब पर जाएं और उसके बाद एंटीडिटेक्ट संस्करण पर जाएं। थोड़ा विवरण के बाद आप देख सकते हैं कि इस समय उपयोगकर्ताओं के लिए 2 संस्करण उपलब्ध हैं। पहला संस्करण प्रीमियम संस्करण है, दूसरा संस्करण व्यक्तिगत संस्करण है। मैं तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, हमारे पास एक मुफ्त संस्करण क्यों नहीं है? कुछ साल पहले 2018 से 2021 तक हमने मुफ्त संस्करण का समर्थन किया था, लेकिन हमने इसे छोड़ दिया। हमने कई कारणों से ऐसा करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले, बिल्कुल अनावश्यक श्रम लागत, क्योंकि वास्तव में मुफ्त संस्करण कुछ भी नहीं के लिए आवश्यक है, केवल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। यह एक दवा की परीक्षण खुराक की तरह है। हमारे मामले में हमारे पास ग्राहकों की एक बड़ी संख्या है, जैसे कि हम नए ग्राहकों को आकर्षित करने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए मुफ्त संस्करण अब समर्थित नहीं है। और आप इंटरनेट पर एंटी डिटेक्ट प्रोजेक्ट के पुराने मुफ्त संस्करण पा सकते हैं, लेकिन अफसोस, वे इतने पुराने हैं कि उनका उपयोग करना शायद सामान्य वर्चुअल बॉक्स का उपयोग करने से बहुत अलग नहीं है। इसलिए फिलहाल उपयोगकर्ताओं के लिए केवल 2 संस्करण सक्रिय रूप से समर्थित हैं। पहला संस्करण प्रीमियम है, दूसरा संस्करण व्यक्तिगत है। प्रीमियम संस्करण सभी उपयोगकर्ताओं के लिए संस्करण है। इस संस्करण की कीमत केवल $90 प्रति माह है, जो एक सदस्यता है। यह आपको 2 उपकरणों पर काम करने की अनुमति देता है, यानी आप अपने दोस्त के साथ काम कर सकते हैं, या उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 पीसी हैं, तो आप उन 2 पीसी पर काम कर सकते हैं। ये संस्करण ये घरेलू उपयोग के लिए अधिक है, यानी अपेक्षाकृत बोलते हुए 1 या 2 लोग, बस यही। उन लोगों के लिए जो उदाहरण के लिए पत्रकारिता की गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, उदाहरण के लिए, अपने वित्त को शुभचिंतकों से या अपनी पत्नी से छिपाना चाहते हैं, हालांकि कुछ मामलों में पत्नी एक दुष्ट भी है। उन लोगों के लिए जो छोटे विज्ञापन अभियानों में लगे हुए हैं और सक्रिय हैं, उदाहरण के लिए अमेज़न या ईबे के वेब संसाधनों पर। पेपैल उस तरह का व्यक्तिगत संस्करण पेशेवरों के लिए एक उत्पाद है। व्यक्तिगत संस्करण की लागत $1,800 से शुरू होती है, लेकिन यदि पट्रियन संस्करण में मासिक सदस्यता है, तो व्यक्तिगत संस्करण में ऐसी सदस्यता नहीं है। यह एक ऐसा उत्पाद है जो प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया गया है। व्यक्तिगत संस्करण, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, $1,800 से शुरू होता है और यदि हम अब खरीदे बटन पर क्लिक करते हैं, तो हम उपयोगकर्ता को खरीदने के लिए उपलब्ध प्रकारों, सॉफ्टवेयर के प्रकारों से खुद को परिचित कर सकते हैं। पहले प्रकार की कीमत $1,800 है। प्रकार संख्या 8, शीर्ष प्रकार की कीमत $9,500 है। यह एक सदस्यता नहीं है, यह एक बार का भुगतान है, और तदनुसार आप इस उत्पाद का उपयोग असीमित समय के लिए कर सकते हैं। कई उपयोगकर्ता 2018 से हमारे साथ हैं, उदाहरण के लिए, और 2018 जनवरी का महीना वो क्षण है जब एंटीडिटेक्ट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। हम इंटरनेट पर इस क्षेत्र में सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक हैं। इसलिए कई उपयोगकर्ता जिन्होंने 2018 में उत्पाद वापस खरीदा था,
वे अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं और हम उन्हें अपडेट देते हैं। और एक अद्यतन क्या है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसलिए आप उस संस्करण को चुनते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। इस मामले में उदाहरण के लिए मैं अमेज़न संस्करण चुनने जा रहा हूं। अगला क्लिक करें और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम चुनने, व्यक्तिगत प्रीसेट चुनने का विकल्प है। यह क्या है? प्रत्येक वेब संसाधन में सेटिंग्स का एक विशिष्ट सेट होता है। दूसरे शब्दों में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। गूगल, यह नए उपयोगकर्ताओं से प्यार करता है। ठीक है, नए उपयोगकर्ता में आओ, हम आपके लिए एक व्यक्तित्व बनाएंगे। अमेज़न वास्तव में नए उपयोगकर्ताओं को पसंद नहीं करता है क्योंकि यह पता नहीं लगा सकता है कि उपयोगकर्ता कहीं से भी कैसे दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए, स्ट्राइप नए उपयोगकर्ताओं से नफरत करता है क्योंकि एक नया उपयोगकर्ता उनके लिए एक रहस्य है। वे नहीं जानते कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं। वे किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या वह पहचान भरोसेमंद है या क्या वह पहचान एक स्कैमर है? इसलिए प्रत्येक एंटी फ्रॉड सिस्टम, प्रत्येक वेब संसाधन, इसकी अपनी विशेषताएं हैं। और यदि आपको जिस वेब संसाधन की आवश्यकता है वो इस सूची में नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रकारों की सूची में है, तो मैं आपको सलाह देता हूं। सबसे पहले, समर्थन सेवा से संपर्क करने के लिए आप डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट पर चैट के माध्यम से या टेलीग्राम मैसेंजर का उपयोग करके समर्थन सेवा से संपर्क कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या कोई अलग प्रीसेट है, अर्थात क्या आवश्यक के लिए सेटिंग्स का एक अलग सेट है। आप एक वेब संसाधन है। यदि आपके पास सेटिंग्स का ऐसा सेट नहीं है और आप कुछ अद्वितीय संसाधन के साथ काम कर रहे हैं जो कोई अन्य उपयोगकर्ता काम नहीं करता है, तो इस मामले में मैं आपको व्यक्तिगत प्रीसेट विकल्प का उपयोग करने की सलाह देता हूं, जो आपको निम्नलिखित करने की अनुमति देता है। एक अलग डेवलपर आपके लिए आवश्यक वेब संसाधन का विश्लेषण करेगा, पता लगाएगा कि इस वेब संसाधन में कौन सा एंटी फ्रॉड सिस्टम उपयोग किया जाता है और एक अद्वितीय प्रीसेट बनाए, अर्थात सेटिंग्स का एक अनूठा सेट जो आपको इस वेब संसाधन की सुरक्षा प्रणाली को बाईपास करने की अनुमति देगा। सक्रिय डिवाइस, यही है, आप कितनी सक्रिय मशीनों का उपयोग करना चाहते हैं। मैं भौतिक होस्ट पीसी के बारे में बात कर रहा हूं, वर्चुअल मशीनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस मामले में हम डिफ़ॉल्ट रूप से 2 डिवाइस प्रदान करते हैं, अर्थात आप फिर से किसी मित्र के साथ व्यक्तिगत संस्करण साझा कर सकते हैं या एक साथ कई उपकरणों पर काम कर सकते हैं। व्हाइट लेबल, यदि आप अपनी कॉर्पोरेट पहचान, अपनी कंपनी की शैली या उपयोगकर्ताओं के समूह का उपयोग करना चाहते हैं, या यदि आप चाहते हैं, उदाहरण के लिए, इस उत्पाद को पुनर्विक्रय के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। और उपलब्ध अंतिम विकल्प व्यक्तिगत एक्सटेंशन पैक है। व्यक्तिगत एक्सटेंशन पैक एक विकल्प है जो हमें कस्टम माइक्रोफोन और वेबकैम जोड़ने की अनुमति देता है। हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह क्या है। दरअसल, बाय नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद आप प्रवेश कर सकते हैं, उदाहरण के लिए टेलीग्राम। बाय नाउ बटन पर क्लिक करें, ऑफर एग्रीमेंट पढ़ें, जहां ग्राहकों के संबंध में कंपनी की पूरी स्थिति पूरी तरह से बताई गई है। खरीदे पर क्लिक करें और फिर तदनुसार खरीद पृष्ठ पर जाएं। इस मामले में हमारे पास इस उपयोगकर्ता की शेष राशि पर केवल $120 है, जो खरीदारी के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप एक कस्टम राशि के साथ अपने खाते को फिर से भर सकते हैं। आप क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान कर सकते हैं। आप IBAN या SEPA का उपयोग करके या नीदरलैंड में वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज के विवरण के लिए आइडियल सिस्टम का उपयोग करके सीधे बैंक ट्रांसफर द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए सुविधाजनक है। तो इस मामले में हमने पहले ही खरीद के क्षण पर चर्चा की है। मैंने आपको बताया कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। चलो इस सॉफ्टवेयर की स्थापना पर चलते हैं। अब मेरी व्यक्तिगत प्रोफाइल का उपयोग डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट पर किया जाता है और हमारे पास पहले से ही सॉफ्टवेयर है। हमारे पास इंस्टॉलेशन फाइल है और यह पहले से ही सॉफ्टवेयर के रूप में स्थापित है। तो आइए हमारे सॉफ्टवेयर को जानें। एंटी डिटेक्ट सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आपको इस तरह की एक फाइल मिलती है। इस फाइल में यदि हम गुण डिजिटल हस्ताक्षर बटन पर क्लिक करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि यह वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज के प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित है और यह प्रमाण पत्र मान्य है, जैसा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हमें बताया गया है। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर के निर्माण का एक समय है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह सॉफ्टवेयर 9 नवंबर को रात 12:29 बजे बनाया गया था। वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज का हस्ताक्षर गारंटी में से एक है कि आप आधिकारिक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। तथ्य यह है कि इंटरनेट पर और विशेष रूप से टेलीग्राम समूहों में हमारे पास काफी बड़ी चैट है। हमारे पास 8000 लोगों के लिए रूसी भाषा की चैट है, 1500 लोगों के लिए ग्राहकों के लिए एक अलग चैट, अच्छी तरह से बड़े संसाधन हैं। तो बड़े संसाधन और बड़ा पैसा, वे हमेशा उन उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करते हैं जो इन संसाधनों पर पैसा बनाना चाहते हैं। चैट रूम में आप कभी कभी उद्यमी उपयोगकर्ताओं से मिल सकते हैं जो कथित तौर पर वेक्टर T13 से क्रैक किए गए सॉफ्टवेयर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको तुरंत बताना चाहता हूं कि यह हैक कैसे किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे। रिसोर्स हैकर नामक एक सॉफ्टवेयर है। संसाधन हैकर आपको बदलने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, इस मामले में उपयोगकर्ता के उपनाम को किसी भी कस्टम में बदलें। यही है। उदाहरण के लिए, आप वेक्टर T13 के लिए नहीं, बल्कि सांता क्लॉज के लिए व्यक्तिगत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि किसी भी बदलाव में यह तथ्य शामिल होगा कि इसे आपके पीसी पर स्थापित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम की अखंडता का उल्लंघन किया जाएगा और तदनुसार प्रमाण पत्र टूट जाएगा। इसलिए फिर से उद्यमी व्यवसाय कह सकते हैं कि आपको कंप्यूटर को परीक्षण मोड में रखने की आवश्यकता है और इसी तरह। सारांश। बड़ी संख्या में विकल्प हैं, मैं आपको सार बताऊंगा। फिलहाल वेक्टर T13 से क्रैक किए गए सॉफ्टवेयर का एक भी कामकाजी संस्करण नहीं है। ये परियोजना के आर्किटेक्चर की एक विशेषता है, इसलिए एकमात्र विकल्प यह है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये डिटेक्ट एक्सपर्ट वेब संसाधन का उपयोग है, जो वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज का आधिकारिक संसाधन है, और सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के बाद आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित करके वैध सॉफ्टवेयर है। एंटी-डिटेक्ट प्रोजेक्ट में उपयोग किए जाने वाले ड्राइवरों में 2 हस्ताक्षर हैं, जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज के हस्ताक्षर के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के हस्ताक्षर के रूप में उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के हस्ताक्षर के बिना ड्राइवर काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक ऑर्डर किया गया है, भुगतान किया गया है, प्राप्त किया गया है, और फिर हम अपने उत्पाद को लॉन्च करते हैं। और तुरंत हम देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर पंजीकृत नहीं है। हम इसे अभी पंजीकृत करेंगे। तो ठीक पर क्लिक करें। सॉफ्टवेयर बिना पंजीकरण के भी काम करता है। यही है, आप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई वर्चुअल मशीन। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब एक वर्चुअल मशीन के लिए एक नाम चुनें, एक डिस्क छवि का चयन करें। हालांकि जब हम प्रीसेट टैब पर जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर में सबसे दिलचस्प बिंदु, वे उपलब्ध नहीं हैं। नेटवर्क टैब की तरह आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही है, इस समय सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता एक आभासी बॉक्स के स्तर पर है, अर्थात एक मानक वर्चुअल बॉक्स। अर्थात यदि आप वर्चुअल बॉक्स के रूप में एक साधारण वर्चुअल मशीन चलाना चाहते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर को कैसे पंजीकृत करें? फाइल बटन, प्राथमिकताएं पर जाएं और यहां हमारे पास लाइसेंस आइटम है। लाइसेंस अनुभाग में हम अपनी मशीन आईडी देखते हैं। मशीन आईडी एक संख्या है जो आपके मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव डेटा के आधार पर उत्पन्न होती है। इसलिए यदि आप अचानक हार्ड ड्राइव या मदरबोर्ड बदलना चाहते हैं, तो मशीन आईडी बदल जाएगी और सॉफ्टवेयर को फिर से पंजीकृत करना होगा। हम अपनी कुंजी की प्रतिलिपि बनाते हैं और उसके बाद डिटेक्ट एक्सपर्ट वेब संसाधन पर जाएं। डिटेक्ट एक्सपर्ट मेनू में हम एंटी डिटेक्ट व्यक्तिगत लाइसेंस आइटम देख सकते हैं। यहां जाएं, हम अपना लॉगिन देखते हैं, हम अपनी स्थिति, हमारे लाइसेंस की स्थिति देखते हैं।
हम उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को देखते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। इस मामले में टाइप 5 का उपयोग किया जाता है और हम अपनी कुंजी की समाप्ति तिथि देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे पास इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उपयोगकर्ता कितने समय तक रह सकता है। यानी जिन लोगों ने 2018 में सॉफ्टवेयर खरीदा था, वे अब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ बहुत बुरी खबर बताने की जल्दी करता हूं। बात यह है कि दुर्भाग्य से लोग कभी कभी मर जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। एक व्यक्ति मर सकता है और इसलिए हम कर सकते हैं। वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज व्यक्तिगत संस्करणों के कोडबेस को संग्रहित नहीं करता है यदि व्यक्ति ने 1 वर्ष से अधिक समय तक अपडेट का अनुरोध नहीं किया है। इसलिए यदि आप मर चुके हैं तो हम आपको अपडेट नहीं देंगे। हाय, अद्यतन के संबंध में हमारे सॉफ्टवेयर को महीने में औसतन 1 बार अपडेट किया जाता है और अपडेट भ्रष्टाचार विरोधी प्रणाली का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली, लेकिन वास्तव में ये सिस्टम खुद धोखेबाज है। इस मामले में आप 2 अलग अलग तरीकों से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका बिल्कुल मुफ्त है, अर्थात हर बार जब कोई अपडेट जारी किया जाता है तो आप डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट पर अपने व्यक्तिगत खाते में संबंधित शिलालेख देख सकते हैं। इसके अलावा हम तुरंत टेलीग्राम समूहों में जानकारी प्रकाशित करते हैं, अर्थात जैसे ही अपडेट जारी होता है हमारे पास एक बड़ी घोषणा है और आप इस अपडेट को प्राप्त करने के लिए समर्थन सेवा से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, कोई अतिरिक्त छिपी हुई फीस नहीं है। लेकिन मैं इस तथ्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फिलहाल हमारे पास व्यक्तिगत संस्करण के कुल 1000 से अधिक सक्रिय ग्राहक हैं। तदनुसार यदि अपडेट की घोषणा के बाद आपने 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के भीतर समर्थन सेवा से संपर्क किया, उदाहरण के लिए, तो ठीक है, आपको अपना अपडेट काफी जल्दी प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीने में शायद अपडेट प्राप्त करने के बारे में समर्थन सेवा से संपर्क किया है, तो इस मामले में आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत कम समय में इसका नवीनीकरण नहीं होता है। ये बड़ी कतार द्वारा समझाया गया है, लेकिन एक भुगतान किया गया अपग्रेड विकल्प है, अर्थात आप कम समय में भुगतान के आधार पर अपना अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक अलग डेवलपर आवंटित किया जाएगा जो आपको यह अपडेट देगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारी कार के पंजीकरण के लिए। हमारे पास पहले से ही एक कार पंजीकृत है। मैं अब अपनी वर्तमान कार पंजीकृत करने जा रहा हूं। बदले बटन पर क्लिक करें और अपनी मशीन आईडी दर्ज करें। मशीन ID नंबर 2 बदले पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि हमारी मशीन आईडी वेब पर अपडेट की गई है। उसके बाद हम इस कुंजी की प्रतिलिपि बनाते हैं। बाएं माउस बटन के साथ उस पर क्लिक करते हैं। एंटी डिटेक्ट प्रोजेक्ट में उपयुक्त फील्ड में हमारी कुंजी पेस्ट करते हैं और सिस्टम हमें परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए प्रोग्राम को पुनरारंभ करने के लिए कहता है। एंटी डिटेक्ट बंद करें और इसे पुनरारंभ करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, लाइसेंस को वैध की स्थिति है और हम देखते हैं कि यह किसके लिए जारी किया गया था और ये लाइसेंस कब समाप्त होता है। आपको 28वें वर्ष के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि उदाहरण के लिए 3000 या 4000 की तारीख लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। परियोजना को अक्सर अपडेट किया जाता है और 2018 में परियोजना अब हमारे पास जो है उससे मौलिक रूप से अलग थी। मामूली अपडेट के अलावा, यानी छोटे अपडेट जो संबंधित हैं, उदाहरण के लिए ब्राउज़र को अपडेट करने और इसी तरह, हमारे पास बड़े अपडेट भी हैं। प्रमुख अपडेट पूरे सिस्टम के अपडेट हैं, यानी पूरे प्लेटफॉर्म।
प्रमुख अपडेट, वे सॉफ्टवेयर के डिजाइन को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं, मौलिक रूप से कार्यक्षमता को बदलते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए नवीनतम अपडेट, इसने वर्चुअल मशीन बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करना संभव बना दिया। उदाहरण के लिए, इसके अलावा ये हमेशा हार्डवेयर के पूर्ण प्रसंस्करण से जुड़ा होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, हार्डवेयर के सभी संयोजन जो अंदर हैं, उन्हें फिर से लिखा जाएगा। साथ ही नए संयोजनों के लिए हमेशा समर्थन होता है। अर्थात व्यक्तिगत कंप्यूटर के नए, अधिक आधुनिक हार्डवेयर इसलिए बने रहें और टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें। तो हमारे सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक आदेश दिया गया है, खरीदा गया है, प्राप्त किया गया है और पंजीकृत किया गया है। हम काम पर जाने के लिए तैयार हैं। तो चलो एंटीडिटेक्ट प्रोजेक्ट के साथ काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी नई वर्चुअल मशीन बनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए नया बटन पर क्लिक करें। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम दर्ज करें। वास्तव में नाम कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। यही है, हम कोई भी कस्टम नाम दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा का उपयोग करने की सलाह नहीं देता। मैं समझाऊंगा क्यों। क्योंकि कुछ मामलों में यह वीएम पते के नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए अंग्रेजी का उपयोग करना बेहतर है। आप उस फोल्डर का भी चयन कर सकते हैं जहां आप अपनी वर्चुअल मशीन को सहेजना चाहते हैं। उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम छवि का चयन करने की आवश्यकता है। इस मामले में हमारे पास अब छवि का चयन नहीं है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम छवि कैसे प्राप्त करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पर जाएं या बल्कि गूगल पर जाएं, विंडोज 10 डाउनलोड करें। एंटीडिटेक्ट विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करता है। विंडोज 10 पर चलना अधिक स्थिर है, इसलिए मैं आपको अब विंडोज 10 संस्करण पर एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। तो अब हमारे सामने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड पेज है। हमारे पास एक अलग उपयोगिता डाउनलोड करने और छवि डाउनलोड करने और इसे अपने पीसी पर सहेजने के लिए इसका उपयोग करने का विकल्प है। हालांकि इसे सरल बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए कीबोर्ड पर F12 कुंजी दबाएं, जो डेवलपर मोड को खोलता है, जिसके बाद हम अपनी स्क्रीन के शीर्ष पर संबंधित बटन पर क्लिक करते हैं, जो हमारे वेब पेज की उपस्थिति को बदल देगा, जिसके बाद हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। स्क्रिप्ट ने इस तरह से काम किया कि हम सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तदनुसार इस संस्करण का चयन करें, डाउनलोड क्लिक करें और तब भाषा का चयन करें। काफी महत्वपूर्ण बिंदु, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसके आधार पर मैं उपयुक्त भाषा संस्करण चुनने की सलाह देता हूं। इस मामले में हम अंग्रेजी संयुक्त राज्य अमेरिका संस्करण का चयन करेंगे। पुष्टि करें, क्लिक करें और तदनुसार 64 बिट संस्करण लोड करें। 32 बिट पुराने संस्करण एंटीडिटेक्ट प्रोजेक्ट द्वारा समर्थित नहीं है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और ऑपरेटिंग सिस्टम छवि डाउनलोड हो जाएगी, जिसका उपयोग हम एंटीडिटेक्ट प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही यह छवि डाउनलोड है, इसलिए मैं अभी विंडोज 10 का नवीनतम 64 बिट संस्करण चुन रहा हूं। इसके बाद हम संस्करण का चयन करते हैं। मैं आकस्मिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रो एन संस्करण का उपयोग करने की सलाह देता हूं। इस मामले में इंडेक्स एन इंगित करता है कि सिस्टम से अतिरिक्त मल्टीमीडिया क्षमताओं को हटा दिया गया है। हमें उनकी जरूरत नहीं है। विंडोज प्रो एन चुनें। आगे अनअटेंडेड इंस्टॉल। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनअटेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की स्वचालित स्थापना है। दूसरे शब्दों में, सिस्टम होगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से स्वचालित मोड में स्थापित किया जाएगा। वास्तव में इस टैब पर आपके लिए कोई दिलचस्प बिंदु नहीं है। यदि आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, ठीक है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप उत्पाद कुंजी भी दर्ज कर सकते हैं। वास्तव में आप इस टैब को छोड़ सकते हैं। हार्डवेयर टैब पर जाएं। इस मामले में वीएम संसाधन आवंटन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यदि आप एक आधुनिक पीसी का उपयोग कर रहे हैं तो मैं वर्चुअल मशीन के लिए कम से कम 8 गीगाबाइट रैम का उपयोग करने की सलाह देता हूं।
इस मामले में मैं इस वीडियो के लिए इसे 16 तक बढ़ा दूंगा। CPU कोर की संख्या 2 से कम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। तथ्य यह है कि वेब संसाधन आपके पीसी के कोर की संख्या देख सकते हैं और तदनुसार यदि आप एक CPU कोर आवंटित करते हैं तो सबसे पहले आपका सिस्टम बहुत धीरे धीरे काम करेगा, और दूसरी बात, यह वेब संसाधनों के लिए असंगत होगा कि आप एक CPU कोर का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कम से कम 2 कोर आवंटित करने की सलाह देता हूं, और अधिमानतः 4 कोर। 4 से अधिक कोर यदि आप समर्पित करते हैं तो कुछ मामलों में सिस्टम थ्रॉटलिंग में गिर सकता है। दूसरे शब्दों में, सिस्टम को आवंटित संसाधनों से दलदल किया जाएगा। इसलिए 4 कोर सबसे अच्छा विकल्प है। आगे, हार्ड ड्राइव। इस स्थिति में एक 1 टेराबाइट वर्चुअल डिस्क बनाया गया है। ये डिस्क आपकी वास्तविक भौतिक डिस्क का 1 टेराबाइट नहीं लेगी। मुझे समझाते हैं क्यों। तथ्य यह है कि 1 टेराबाइट की क्षमता वाली एक वर्चुअल डिस्क अधिकतम स्थान है जो एक वर्चुअल मशीन कब्जा कर सकती है। हम 1 टेराबाइट क्यों चुनते हैं और उदाहरण के लिए 128 गीगाबाइट या 50 गीगाबाइट क्यों नहीं चुनते हैं, उदाहरण के लिए? तथ्य यह है कि वेब संसाधन ये जान सकते हैं कि आपके पीसी पर कितनी मुफ्त मेमोरी है। और जब हम परीक्षणों में आते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। इसलिए 1 टेराबाइट सबसे अच्छा विकल्प है। वास्तव में आपके पास अपनी डिस्क पर लगभग 35 गीगाबाइट डिस्क स्थान होगा। तदनुसार जितना अधिक सॉफ्टवेयर आप इसमें लोड करते हैं, सिस्टम जितने लंबे समय तक रहता है उतना ही अधिक स्थान लेगा। औसतन आधे साल तक रहने वाले सिस्टम लगभग 40-45 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव स्पेस लेते हैं, इसलिए पहले से इसका ख्याल रखें। मैं ये भी ध्यान रखना चाहता हूं कि एक हार्ड डिस्क शायद वर्चुअल मशीन की गति का 60-70% है, इसलिए यदि आपको हार्ड डिस्क ड्राइव जैसी चीज के बारे में याद है तो इस अवधारणा के बारे में भूल जाओ। एनवीएमई का उपयोग करें और आप खुश होंगे। सिस्टम उड़ जाएगा। इसके बाद प्रीसेट टैब सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे सक्रिय करें और उस सिस्टम के लिए आवश्यक प्रीसेट का चयन करें जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। आप डिटेक्ट एक्सपर्ट वेब संसाधन पर और सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों प्रीसेट से परिचित हो सकते हैं। भुगतान प्रणालियों, बैंकों आदि के लिए प्रीसेट हैं। कुछ प्रीसेट छिपे हुए हैं। मैं आपको इस बारे में पहले से चेतावनी देता हूं। मुझे समझाते हैं क्यों। क्योंकि इस तरह के प्रीसेट के प्रकाशन से हमारे उत्पाद पर अनावश्यक ध्यान दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी उल्लेख को खोज इंजन में अनुक्रमित किया जाएगा। और तदनुसार इस उत्पाद को अधिक विस्तार से देखा जाना शुरू हो सकता है। और इस मामले में स्थिति वर्चुअल मशीनों का पता लगाने को दरकिनार करने के साथ समान होगी। वर्चुअल मशीन में वर्चुअल मशीन डिटेक्शन को बाईपास करने के लिए बुनियादी कार्यक्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, सरल साधनों से यह जानना असंभव है कि यह एक आभासी मशीन है, लेकिन आभासी मशीनों की वास्तुकला में ही एक खासियत है। आप कभी नहीं छिपा सकते कि आप वर्चुअल मशीन का उपयोग कर रहे हैं। कभी नहीं। ये याद रखें, आप एक आभासी मशीन को छिपा नहीं सकते। VM प्रोटेक्ट जैसे उत्पाद हैं जो यह निर्धारित करने के लिए विधियों के एक विशिष्ट सेट का उपयोग करते हैं कि वर्चुअल मशीन का उपयोग किया जा रहा है। क्या हम इस सेवा और इसी तरह की सेवाओं को बाईपास कर सकते हैं? मेरा जवाब हां है। हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसे केवल व्यक्तिगत संस्करणों में कर सकते हैं। मैं समझाता हूं क्यों। बात यह है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर जारी करता हूं, जैसे कि पेट्रियन का $90 प्रति माह संस्करण, और मैं निर्दिष्ट करता हूं कि यह संस्करण VM प्रोटेक्ट को बाईपास करता है, उदाहरण के लिए 500 उपयोगकर्ता होंगे जो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जो जानकारी हम VM प्रोटेक्ट को दरकिनार कर रहे हैं
वह इस उत्पाद को जारी करने के कुछ मिनट बाद VM प्रोटेक्ट कंपनी में होगी, क्योंकि सभी संसाधन हमारी कंपनी की गतिविधियों को देख रहे हैं। इसलिए VM प्रोटेक्ट तुरंत इस संस्करण को खरीदेगा, इसका विश्लेषण करेगा। स्पेयर पार्ट्स के लिए और इसके लिए एक एंटीडोट बनाएं। ऐसे में ये 500 यूजर्स जिन्होंने आकर सॉफ्टवेयर खरीदा था, वो इसके साथ काम करेंगे, ठीक है, शायद कुछ घंटे, शायद कुछ दिन, जिसके बाद सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा और ये यूजर्स हमारे पास इस दावे के साथ आएंगे कि आपका सॉफ्टवेयर काम क्यों नहीं करता। हम फिर से अपडेट करने जा रहे हैं। VM प्रोटेक्ट हमें फिर से अपडेट करने जा रहा है। हम एक एंटीडोट बनाने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उपयोगकर्ता कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए काम करेंगे, लेकिन फिर वे फिर से काम करना बंद कर देंगे। और इस मामले में हम लगातार एक बिल्कुल बेकार संघर्ष में संसाधनों और समय को बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए यदि आप वर्चुअल मशीनों का पता लगाने के खिलाफ सुरक्षा प्रणालियों को बाईपास करना चाहते हैं, तो इस मामले में आप समर्थन सेवा को अलग से लिख सकते हैं और हम आपके लिए एक व्यक्तिगत संस्करण बनाएंगे, ताकि आपके पास आवश्यक सॉफ्टवेयर को बाईपास करने और उपयोग करने का अवसर हो। यहां मैं परीक्षण के रूप में सबसे सरल प्रीसेट, गूगल प्रीसेट का उपयोग करने जा रहा हूं। नेटवर्क टैब पर जाएं। नेटवर्क टैब में हमारे पास कई नियंत्रक हैं। मुझे लगता है कि मैं खुद से आगे निकल रहा हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रीसेट क्या है। आइए प्रीसेट पर ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, प्रीसेट सेटिंग्स के विशिष्ट सेट हैं। ये सेटिंग्स स्पष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक पूर्व निर्धारित क्या है? एक पूर्व निर्धारित है। जब उपयोगकर्ता एक प्रीसेट चुनता है, तो वो सेटिंग्स का एक सेट चुनता है जो उसे एंटी फ्रॉड सिस्टम के लिए सबसे इष्टतम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, सभी सिस्टम अलग हैं और कुछ सिस्टम की अपनी खासियतें हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए, कैसल नामक एक प्रणाली है। कैसल सिस्टम, उदाहरण के लिए, एक बहुत ही दिलचस्प क्षण का उपयोग करता है। उपयोगकर्ता का पता लगाने और पता लगाने का क्षण, DPI, PPI, आपके मॉनिटर के पहलू अनुपात का पता लगाने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह। सारांश: जब आप कैसल सिस्टम का उपयोग करने वाले प्रीसेट का चयन करते हैं, तो एंटी डिटेक्ट आपको अपनी वर्चुअल मशीन में स्क्रीन रिजोल्यूशन बदलने से रोक देगा। यह इष्टतम DPI पैरामीटर, PPI निर्धारित करेगा, इसे सेट करेगा और तदनुसार आपको, उदाहरण के लिए, स्क्रीन रिजोल्यूशन के साथ कुछ भी करने के लिए मना करेगा। एक अन्य उदाहरण थ्रेट मैट्रिक्स प्रणाली है। थ्रेट मैट्रिक्स अब अधिकांश वेब संसाधनों पर उपयोग किया जाता है। और उदाहरण के लिए, थ्रेट मैट्रिक्स का उपयोग करते समय स्ट्रीमिंग मोड सक्षम किया जाएगा, तथाकथित। आप मेरे वेबिनार में पा सकते हैं कि स्ट्रीमिंग मोड क्या है। गूगल के स्ट्रीमिंग मोड की मदद से उपयोगकर्ता की पहचान कैसे संभव है। ये थ्रेट मैट्रिक्स के लिए आवश्यक है, लेकिन किसी और के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, किसी अन्य एंटी फ्रॉड सिस्टम के लिए। इसलिए प्रीसेट गैर स्पष्ट सेटिंग्स के सेट हैं, वे उपयोगकर्ता के जीवन का सरलीकरण है। उस प्रणाली को चुनें जिसकी आपको आवश्यकता है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद एंटी डिटेक्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उस तरह से कॉन्फ़िगर करेगा जो आपके द्वारा चुने गए एंटी फ्रॉड सिस्टम के लिए आवश्यक और इष्टतम होगा। तो चलो नेटवर्क टैब पर जाएं। नेटवर्क टैब पर हमारे पास मैक पता नियंत्रक है। एक वर्चुअल मशीन के अंदर अपने नेटवर्क कार्ड के मैक पते का चयन करें। आगे देखते हुए, मैं कहूंगा कि वेब संसाधन आपके मैक पते तक नहीं पहुंच सकते हैं। अतीत में वे वास्तव में ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब वे नहीं कर सकते। GDPR नियम मैक पता प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। NAT विक्रेता अगला प्रकार है। यह क्या है? गुमनामी के बारे में कई गाइडों में आप अपने मैक पते को बदलने के लिए एक कार्यक्रम पा सकते हैं। हालांकि, चूंकि ये गाइड इम्बेसिल्स द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इम्बेसिल्स यह नहीं समझते हैं कि आपका मैक पता सिर्फ किसी प्रकार का पहचानकर्ता नहीं है। यह एक पहचानकर्ता है जो आपको अपने राउटर के साथ या सीधे लिंक स्तर पर अपने ISP के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप मैक पता बदलते हैं, तो आपको इसे न केवल क्लाइंट डिवाइस पर,
बल्कि उस डिवाइस पर भी बदलना होगा जिससे क्लाइंट जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में यह एक आभासी राउटर है और इस वर्चुअल राउटर का अपना मैक एड्रेस भी है। वे बदलते हैं और स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं, इसलिए आप इस सेटिंग को छोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके बाद एक प्रॉक्सी। हमारे पास कौन से प्रॉक्सी कनेक्शन विकल्प हैं? पहला विकल्प प्रॉक्सी का उपयोग नहीं करना है। प्रॉक्सी का उपयोग नहीं करना एक बहुत अच्छा विकल्प है। मुझे समझाने दे क्यों। क्योंकि हम इस मामले में TCP/IP फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी के लिए बस याद रखें कि कोई प्रॉक्सी मोड नहीं है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थापना के दौरान नो प्रॉक्सी मोड को सक्रिय करते हैं, तो इसे कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया में सिस्टम बंद हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपने प्रॉक्सी सेट किया है या नहीं। ऐसा क्यों किया जाता है? तथ्य यह है कि कुछ उपयोगकर्ता कस्टम प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं और इस मामले में हम इसे प्रतिबंधित नहीं करते हैं। अर्थात सिस्टम बंद हो जाएगा, अपना काम बंद कर देगा और आपके पास अपनी जरूरत का प्रॉक्सी सेट करने का अवसर होगा। आगे मोजे 5। प्रॉक्सी में एक मानक मोजे 5 कनेक्शन कुछ भी असामान्य नहीं है। यदि आवश्यक हो तो आईपी पता, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और आप एक कस्टम डीएनएस सर्वर भी दर्ज कर सकते हैं। यहां ट्यून टू सॉक्स नामक एक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में ओपनवीपीएन के समान एक अलग ट्यून डिवाइस बनाया जाता है जो सभी ट्रैफिक को अपने माध्यम से रूट करता है, अर्थात एक अलग नेटवर्क कार्ड जो आपके वास्तविक आईपी पते के लीक को रोकता है। 3. ओपनवीपीएन आप या तो वो यूआरएल दर्ज कर सकते हैं जहां आपकी फाइल डाउनलोड की जाएगी, या आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और निर्दिष्ट कर सकते हैं कि फाइल आपकी हार्ड ड्राइव पर कहां स्थित है। उसके बाद यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड निर्दिष्ट करें। प्रॉक्सी के लिए आइए अब डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट पर जाएं। हमारे पास यहां प्रॉक्सी का एक निश्चित चयन है। मैं आपको बताऊंगा कि उनका अंतर क्या है, वे एक दूसरे से कैसे भिन्न है। प्रॉक्सी का पहला प्रकार LTE प्रॉक्सी है। LTE यानी प्रॉक्सी डेटा का स्रोत मॉडेम है। आप उस देश का चयन कर सकते हैं जो आपके अनुकूल है, इन प्रॉक्सी का विवरण पढ़ सकते हैं और उस समय की उचित मात्रा का चयन कर सकते हैं जब आप इन प्रॉक्सी को किराए पर लेना चाहते हैं। यही है। उदाहरण के लिए हमारे परीक्षण के लिए मैं किसी प्रकार का प्रॉक्सी लेने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमने USA को चुना है। ठीक है, चलो उदाहरण के लिए लेते हैं। नहीं, हमारे पास HTTP है। चलो एक सप्ताह के लिए USA मोबाइल लेते हैं। खरीदे बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि एक ऑटो अपडेट फंक्शन है। दूसरे शब्दों में 7 दिनों के बाद जब अवधि समाप्त हो जाती है तो आपका प्रॉक्सी स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाएगा। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण। यदि आप नहीं चाहते हैं तो हम इस चेकबॉक्स को हटा देते हैं और मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खरीदे बटन दबाता हूं। उसके बाद हम मेरे प्रॉक्सी टैब पर जाते हैं और यहां हम सर्वर का बैकअप लेते हैं, जैसा कि हम अब देखते हैं। बस थोड़ी देर के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास अपना प्रॉक्सी है। हम इसका आईपी पता देखते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रॉक्सी पर कितना ट्रैफिक बचा है। हम डेटा, हमारे प्रॉक्सी के जियोडेटा को देखते हैं। हम लॉगिन, पासवर्ड देखते हैं। हम मोजे 5 प्रकार का कनेक्शन देखते हैं। हम यहां आवश्यक टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सहेजे पर क्लिक करते हैं। यहां हमारी टिप्पणी है और तदनुसार हम अपने प्रॉक्सी की समाप्ति तिथि और ऑटो नवीकरण की संभावना देख सकते हैं। इसलिए यदि हम डाउनलोड VPN कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो कृपया ध्यान दें कि हम यहां कॉपी लिंक पते पर क्लिक कर सकते हैं और उदाहरण के लिए इसे यहां दर्ज करें। हां, ये हमारे पास पता है। इसलिए एंटी डिटेक्ट के काम करने के लिए आप बस इस पते को कॉपी कर सकते हैं, लिंक पते की प्रतिलिपि बना सकते हैं और इसे यहां दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रमशः हमारे उपयोगकर्ता नाम को कॉपी करें और हमारे पासवर्ड की प्रतिलिपि बनाएं। तो पासवर्ड, हां, सब कुछ स्काइप किया गया था। ठीक है, मैं इस तथ्य पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि LTE प्रॉक्सी पर आपके पास मिनट में एक बार अपना आईपी पता बदलने की क्षमता है।
यही है। ध्यान दें कि हम वर्तमान में किस आईपी पते का उपयोग कर रहे हैं। बटन पर क्लिक करें। आईपी पता बदल जाता है और थोड़ी देर बाद हमारे पास एक नया आईपी पता होगा। यहां हम देख सकते हैं, अब हमारे पास हमारा नया आईपी पता है। आपके आईपी पते को बदलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात एकमात्र समय सीमा यह है कि आप इस आईपी पते को हर 60 सेकंड में एक बार बदल सकते हैं। तदनुसार उन लोगों के लिए जो बड़ी मात्रा में काम करते हैं, उदाहरण के लिए प्रॉक्सी को $40 के लिए 7 दिनों के लिए हमसे किराए पर लिया जाता है। आप गणना कर सकते हैं कि यदि आपको बनाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए प्रतिदिन 50 खाते, तो आइए कैलकुलेटर का उपयोग करें और गणना करें कि यह कितना लाभदायक है। इसलिए उदाहरण के लिए हम प्रतिदिन 50 खाते बनाते हैं। हम 50 खातों को क्रमशः 7 से गुणा करते हैं। 350 खाते बनाए जाते हैं, उदाहरण के लिए हमारे कार्य सप्ताह के दौरान। अब हम $40 की लागत को 350 से विभाजित करते हैं और हमारे आईपी पते का मूल्य 11 सेंट के बराबर प्राप्त करते हैं। ये बाजार में सबसे कम कीमत है। तो डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट पर सबसे सस्ता प्रॉक्सी। इसके अलावा इस मामले में ओपनवीपीएन कनेक्शन का उपयोग करने से हमें यूडीपी प्रोटोकॉल के लिए समर्थन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। दूसरे शब्दों में, आपके पास हमेशा अपना मूल डीएनएस और पूरी तरह से काम करने वाला वेबआरटीसी होगा, दोनों एसटीयूएन और टन। इसलिए डिटेक्ट एक्सपर्ट से प्रॉक्सी इस समय बाजार पर सबसे अच्छा समाधान है। और तदनुसार उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, उदाहरण के लिए एक कंपनी में, यह एक आदर्श विकल्प है, क्योंकि अपेक्षाकृत बोलते हुए, जहां एक व्यक्ति सुबह काम करता है, दूसरा व्यक्ति शाम को काम करता है, उसी प्रॉक्सी कनेक्शन का उपयोग करता है और तदनुसार खातों की संख्या अधिक बनाई जाती है और कीमत और भी कम हो जाती है। आवासीय स्थैतिक प्रॉक्सी भी हैं। आप तदनुसार आईएसपी का देश चुनते हैं। इस मामले में एक महीने के लिए एक आईपी पते की कीमत 5.99 है। यह उच्च गति के साथ एक समर्पित आईपी पता है। यह एक वास्तविक आईएसपी है, अर्थात ये डेटा सेंटर प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अच्छा आवासीय प्रॉक्सी है, जैसे कि आप अमेरिका में हैं। एकमात्र नुकसान यह है कि यह एक है, केवल एक आईपी पता है और यह प्रॉक्सी यूडीपी प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता है। इसलिए आपको मैन्युअल रूप से डीएनएस सेट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सशर्त रूप से मैनुअल है। सॉफ्टवेयर आपके लिए सब कुछ करेगा, साथ ही टीसी चयन के प्रतिस्थापन को सक्षम करेगा। तो हमने अपना प्रॉक्सी चुना है। ठीक है, अब चलो एक समय क्षेत्र चुनते हैं। और हमें कौन सा समय क्षेत्र चुनने की आवश्यकता है? हमारे पास न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क समय क्षेत्र का चयन करें, बस न्यूयॉर्क लिखें और यहां तदनुसार उस समय क्षेत्र का चयन करें जिसकी हमें आवश्यकता है, और फिर जीपीएस निर्देशांक पर जाएं। यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं इसे आपके सामने पेश करना चाहता हूं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एज ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, सबसे लोकप्रिय ब्राउजरों में से 3। इसलिए जब आप यहां जीपीएस निर्देशांक सेट करते हैं, तो आपकी वर्चुअल मशीन में एक अलग डिवाइस बनाया जाएगा, एक अलग जीपीएस मॉड्यूल जो आपके ब्राउजर को बताएगा कि कुछ निर्देशांक का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कृपया ध्यान दें, एज ब्राउजर में जीपीएस मॉड्यूल तक पहुंच डिफॉल्ट रूप से सक्षम है और क्रोम ब्राउजर में ये डिफॉल्ट रूप से अक्षम है। हम अभ्यास में इससे परिचित होंगे। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि निर्देशांक कैसे सेट करें। न्यूयॉर्क का चयन करें और हमारे डेवलपर मोड को अक्षम करें। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तदनुसार न्यूयॉर्क में कुछ जगह चुनें। ठीक है, इसे ब्रुकलिन होने दें। वैसे जगह चुनने से पहले मैं मानचित्र देखने की सलाह देता हूं। एक औद्योगिक उद्यम नहीं, बल्कि एक वास्तविक घर चुनने के लिए क्षेत्र को देखना।
उदाहरण के लिए हम अब इस घर में रहने जा रहे हैं। देखने के मोड से बाहर निकलें जहां हम अभी अभी रहे हैं। ठीक है, लगभग, मुझे क्षमा करें। दृश्य मोड को हटा दें और उपयुक्त बिंदु का चयन करें। ये रही वो। हमारे पास पता पट्टी में निर्देशांक प्रदर्शित होते हैं। वे यहां हैं। एंटी डिटेक्ट प्रोजेक्ट पर जाएं और इन निर्देशांकों में टाइप करें 40.676977। हमने छोटा कर दिया है क्योंकि यह सटीकता पहले से ही काफी पर्याप्त है, अर्थात 2 अंक पहले और 4 बाद में, और देशांतर 950 का चयन करें और फिर जीपीएस मॉड्यूल है जिसे हमने सक्रिय किया है, जिसके बाद अतिरिक्त बदलाव होते हैं। यदि आपके प्रॉक्सी में समर्थन नहीं है, जैसे IPv6, तो मैं इस विकल्प को सक्रिय करने की सलाह देता हूं। विंडोज अद्यतन को ब्लॉक करना। मुझे इस विकल्प की आवश्यकता क्यों है? तथ्य यह है कि प्रॉक्सी, उदाहरण के लिए, इस मामले में हमारे पास 15 गीगाबाइट ट्रैफिक है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह बेवकूफी होगी। उदाहरण के लिए, हमारी वर्चुअल मशीन को अपडेट करने के लिए इस ट्रैफिक के 6 गीगाबाइट नष्ट हो गए थे। इसलिए विंडोज अपडेट ब्लॉक बॉक्स को चेक करें और उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम धीमा नहीं होगा और आपके ट्रैफिक का उपयोग कुछ भी नहीं करेगा। दूर विंडोज के साथ नकली वेब आरटीसी स्वत प्रारंभ करें। एक महत्वपूर्ण विकल्प। मैं केवल मोजे 5 प्रॉक्सी या नो प्रॉक्सी मोड में इस विकल्प का उपयोग करने की सलाह देता हूं। ओपनवीपीएन के साथ आपको इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटो स्टॉप नकली वेबआरटीसी क्या है? नकली वेबआरटीसी एक वेबआरटीसी स्पूफिंग सिस्टम है जो वेब संसाधनों को यह रिपोर्ट करने की अनुमति देगा कि आपका वेबआरटीसी आईपी पता आपके प्रॉक्सी आईपी पते से मेल खाता है। खैर, आप पता लगा सकते हैं कि यह मेरे गाइड में क्या है। इसके बाद QUIC प्रोटोकॉल को ब्लॉक करने के लिए बंद विकल्प। QUIC क्या है? QUIC प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसे गूगल द्वारा 2012 में स्थापित किया गया था। अब HTTP3 हाइपरट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का एक सक्रिय कार्यान्वयन है और तदनुसार QUIC प्रोटोकॉल का उपयोग कुछ करने की ओर जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक संसाधन है, उदाहरण के लिए वू। तो ये संसाधन आपके वास्तविक आईपी पते को प्राप्त करने के लिए QUIC प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। और आप एक परीक्षण कर सकते हैं। आप क्विक प्रोटोकॉल को अवरुद्ध किए बिना प्रॉक्सी या एंटी डिटेक्ट मोजे 5 प्रॉक्सी सक्षम कर सकते हैं और इस मामले में यह आपको अपना असली आईपी दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि आईपी पते को क्विक नामक एक अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करके क्वेरी किया जाएगा। और यदि आपके पास क्विक प्रॉक्सी प्रोटोकॉल नहीं है, अगर आपका प्रॉक्सी क्विक प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता है, तो मैं इसे ब्लॉक करने की सलाह देता हूं। हमारे मामले में यह सक्रिय है क्योंकि हमारे पास एक ओपनवीपीएन कनेक्शन चयनित है। जब आप मोजे 5 का चयन करते हैं, तो आइए एक उदाहरण करें। यहां मोजे 5 है। हमारे पास एक ब्लॉक क्विक चेकबॉक्स है। कृपया चलो ओपनवीपीएन टैब पर वापस जाएं। नेटबायोस ब्लॉक। नेटबायोस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक पुरानी विशेषता है जिसने स्थानीय नेटवर्क में कंप्यूटर का पता लगाना संभव बना दिया। हमारे मामले में आपको इस विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हम इसे वैसे ही छोड़ देते हैं। नेटबियोस ब्लॉक टैब चेकबॉक्स। और अंतिम टैब, अंतिम चेकबॉक्स ऑफलाइन ओएस इंस्टॉल है। यह क्या है? मैं केवल एक मामले में इस विकल्प का उपयोग करने की सलाह देता हूं, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वेब संसाधनों के खिलाफ काम करेंगे। तथ्य यह है कि, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यदि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं, तो उपयोगकर्ता पहचान बनाते समय, या अधिक सटीक रूप से, उपयोगकर्ता पहचान बनाने से पहले भी, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से पहले से ही एक कनेक्शन होता है और एक हैंडशेक प्रक्रिया होती है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ पहचानकर्ता सौंपे जाते हैं। इन पहचानकर्ताओं को संबंधित प्रोफाइल में सौंपा जाता है। आपका आईपी पता, यानी आपका वास्तविक आईपी पता, भी वहां दिखाई देगा, क्योंकि उपयोगकर्ता की पहचान बनाने के चरण तक, प्रारंभिक चरण तक प्रॉक्सी सिस्टम को सक्षम करना संभव नहीं है।
फिर आपका वास्तविक आईपी पता माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाएगा। इसलिए यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं तो ऑफलाइन ओएस इंस्टॉल बॉक्स की जांच करें, जिसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिना इंटरनेट के स्थापित हो जाएगा। और इस मामले में आपके पास वर्चुअल मशीन के अंदर प्रॉक्सी को चालू करने, स्वयं को कॉन्फ़िगर करने और फिर इंटरनेट चालू करने का अवसर होगा। इस मामले में हैंडशेक प्रक्रिया केवल प्रॉक्सिफाइड कनेक्शन के माध्यम से की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प और अंतिम टैब एंटीओएस टैब। एंटीओएस एक अलग सॉफ्टवेयर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसका उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है और इस सॉफ्टवेयर से बड़ी संख्या में फीचर्स अब आपकी आंखों के सामने हैं। यह क्या है? आइए चरण दर चरण प्रत्येक बिंदु पर एक नजर डालें। पहली बात, फॉन्ट को यादृच्छिक करें। यह क्या है? आइए ब्राउज़लिक्स फिंगरप्रिंटिंग फाउंडेशन नामक एक वेब संसाधन पर जाएं और यहां हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि एक फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम है जो हमारे पीसी पर इंस्टॉल किए गए फॉन्ट की संख्या निर्धारित करता है। तो उपयोगकर्ता पहचान की एक दिलचस्प संभावना फॉन्ट फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम से जुड़ी है। जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करते हैं, उदाहरण के लिए एक अंग्रेजी भाषा वाला, हमारे पास उदाहरण के लिए 56 फॉन्ट होते हैं। जब हम एक सिस्टम स्थापित करते हैं, उदाहरण के लिए चीनी भाषा के साथ सिस्टम, तो हमारे पास 56 फॉन्ट नहीं होंगे, हमारे पास 76 फॉन्ट होंगे उदाहरण के लिए, और तदनुसार अद्वितीय फॉन्ट होंगे। अर्थात वेब संसाधनों में न केवल फॉन्ट की संख्या का अनुरोध करने का अवसर है, बल्कि यह भी कि कौन से विशिष्ट फॉन्ट उपलब्ध हैं। इसलिए इस तकनीक के लिए धन्यवाद। सबसे पहले यह निर्धारित करना संभव है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण है। साथ ही इसके संस्करण को निर्धारित करना संभव है, क्योंकि विंडोज फ़ॉन्ट में उदाहरण के लिए 10 और विंडोज 7 वे अपनी संख्या में भिन्न हो सकते हैं। यह निर्धारित करने की क्षमता भी है कि आपके कंप्यूटर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्थापित करते हैं उदाहरण के लिए या अडोब फोटोशॉप, तो वे अपने फॉन्ट का मानक सेट स्थापित करते हैं। लेकिन हमारे मामले में रैंडमाइज फॉन्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंतर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने के खिलाफ सुरक्षा है। आखिरकार, यदि हम फॉन्ट को यादृच्छिक नहीं करते हैं, तो इस मामले में हमारे पास हमेशा वर्चुअल मशीन बनाते समय एक साफ नए स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉन्ट की संख्या के बराबर फॉन्ट की संख्या होगी। जब ये चेकबॉक्स सक्रिय होता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से हर बार फॉन्ट का एक निश्चित सेट स्थापित करेगा। क्या अगला चेकबॉक्स रैंडमाइज ऑडियो चेकबॉक्स है? पहले एक प्रणाली थी, लेकिन यह अभी भी एक ऑडियो फिंगरप्रिंट के आधार पर उपयोगकर्ता पहचान के लिए परिभाषा द्वारा मौजूद है। मैं इस गाइड में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आप मेरे YouTube चैनल पर अलग से पढ़ सकते हैं। मैं उस पर कहना चाहता हूं। फिलहाल सिस्टम का सक्रिय रूप से केवल एंटी डिटेक्ट का पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, दूसरे शब्दों में बस हनीपॉट। इसके बाद चेकबॉक्स नंबर 3, विंडोज स्थापना दिनांक परिवर्तित करें। यदि हम अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करते हैं, तो यह तदनुसार स्थापना तिथि को स्वीकार करेगा जो हमारे पास अभी है, और यह इंस्टॉलेशन डेट क्रोम ब्राउज़र की सिस्टम फाइल्स में भी दिखाई देगी। इसलिए यह विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय है। यह आपके सिस्टम को ऐसे बूढ़ा कर देगा जैसे कि यह 6 महीने पहले, 1 साल पहले स्थापित किया गया था। दूर विंडोज ट्रैफिक कंट्रोल को अक्षम करें। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कभी कभी इंटरनेट को धीमा कर देता है, और ऐसा होने से रोकने के लिए संबंधित चेकबॉक्स आपके सामने होता है। आगे चेकबॉक्स विंडोज डिफेंडर अक्षम करें। विंडोज डिफेंडर यानी अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली
हमारे प्रॉक्सी को धीमा कर देती है और सिस्टम के समग्र प्रदर्शन को धीमा कर देती है। वर्चुअल मशीनों के मामले में विंडोज डिफेंडर का उपयोग करना समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने इसे डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम कर दिया है। आगे, टीसीपी फिंगरप्रिंट को यादृच्छिक करें। यह एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तथ्य यह है कि वेब संसाधन उपयोगकर्ता के पैकेट के टीसीपी हेडर का विश्लेषण करके उपयोगकर्ता की पहचान कर सकते हैं। यही है, कल्पना करें कि हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम किसी वेब संसाधन के साथ संवाद करते हैं तो एक कनेक्शन का उपयोग किया जाता है, टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसकी वास्तुकला के कारण टीसीपी में बड़ी संख्या में हेडर हैं जो जानकारी संग्रहीत करते हैं। उदाहरण के लिए, यातायात विभाजन, यातायात की मात्रा, अधिकतम पैकेट आकार आदि के बारे में। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह अभ्यास में कैसा दिखता है। एक नया टैब खोलें। उदाहरण के लिए, यहां बताया गया है कि हमारा ट्रैफिक कैसा दिखता है, और यह हमारे टीसीपी फिंगरप्रिंट का केवल आंशिक प्रदर्शन है। इसलिए ये पैरामीटर, चूंकि वे आपके कंप्यूटर पर नहीं बदलेंगे, वास्तव में यदि आप अलग अलग प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं तो सिस्टम आपके टीसीपी हेडर का विश्लेषण करके आपकी पहचान कर सकता है। इसे रोकने के लिए टीसीपी हेडर के यादृच्छिककरण की एक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां कोष्ठक में लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। ये केवल नेटवर्क ब्रिज मोड के साथ काम करता है। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि नेटवर्क ब्रिज मोड क्या है। इसके बाद क्रोम टैब इंस्टॉल करें। क्रमशः क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करने का अनुरोध होगा। मैं तुरंत कहूंगा कि अनुरोध वाक्यात्मक रूप से सही ढंग से बनाया गया है। जो लोग नहीं जानते हैं, जब आप गूगल क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करने का अनुरोध करते हैं तो एक अद्वितीय आईडी बनाई जाती है, और यह अद्वितीय आईडी तब इंस्टॉलर को सौंपी जाती है। यह क्या है? YouTube चैनल पर एक अलग वीडियो हम देखते हैं और अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में, लोड किया गया प्रत्येक क्रोम इंस्टेंस अद्वितीय है। इसलिए कई वर्चुअल मशीनों के लिए एक ही वेब इंस्टॉलर का उपयोग करना अच्छा नहीं है। मेरे सॉफ्टवेयर में गूगल क्रोम ब्राउज़र को लोड करने के लिए गूगल के सर्वर से एक सही सिंथेटिक अनुरोध किया गया था। अगला टैब रैंडम क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। यह डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम है। यह टैब क्या है? यह आपको स्थापित क्रोम ब्राउज़र में विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन स्वचालित रूप से डाउनलोड करने की अनुमति देता है। आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? तथ्य यह है कि यह निर्धारित करना संभव है कि उपयोगकर्ता किस एक्सटेंशन का उपयोग कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी हम एक निश्चित वेब संसाधन पर हैं जो यह निर्धारित कर सकता है कि हमारे ब्राउज़र में कौन से एक्सटेंशन स्थापित हैं। उन्होंने देखा कि हमारे पास केवल एक एक्सटेंशन स्थापित था, और यह वास्तव में एक तथ्य है। वेब गुण आपके द्वारा स्थापित सभी एक्सटेंशन नहीं देख सकते। हालांकि यदि कोई वेब संसाधन अपनी पहचान संख्या के आधार पर एक विशिष्ट एक्सटेंशन का अनुरोध करता है तो वह इसे देख सकता है। तदनुसार वेब संसाधन इस प्रकार निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, एडब्लॉक का उपयोग और इसी तरह। और इससे बचने के लिए यादृच्छिक एक्सटेंशन स्थापित करने के लिए एक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम है। मुझे समझाते हैं क्यों। क्रोम ब्राउज़र का आर्किटेक्चर आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि ये एक्सटेंशन स्वचालित रूप से इंस्टॉल किए गए थे। तथ्य यह है कि यदि अनुरोध गूगल क्रोम स्टोर के माध्यम से नहीं बल्कि किसी अन्य तरीके से किया जाता है तो संबंधित चेकबॉक्स ब्राउज़र में प्रदर्शित किया जाएगा। वो चेकबॉक्स क्या है? यहां ब्राउज़र में जब आप बर्गर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास शिलालेख क्रोम आपके संगठन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह इंगित करेगा कि आप एक स्वचालित क्रोम इंस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं, और मैं इस कार्यक्षमता का उपयोग करने की सलाह नहीं देता। आगे, लेकिन कुछ मामलों में वैसे यह मदद कर सकता है। आगे, ओपन पोर्ट इम्यूलेशन। इस टैब को सक्रिय करें। यह क्या है?
संसाधन चयन आपके पीसी पर खुले पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। यह वही है जो ईबे करता है। इसलिए जब ओपन पोर्ट इम्यूलेशन विकल्प सक्रिय होता है तो कुछ पोर्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर खुले होंगे, हमेशा अलग, जो स्काइप, स्टीम, एपिक गेम्स, माइनक्राफ्ट आदि जैसे सरल संसाधनों से जुड़े होते हैं। अगला टैब नकली सीपीयू कोर और रैम एक बहुत ही जटिल टैब है। मैं इसे सरल काम में उपयोग करने की सलाह नहीं देता हूं। ये टैब विशिष्ट एंटी फ्रॉड सिस्टम के साथ काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। ये काफी जटिल कार्यक्षमता है। इस कार्यक्षमता का सार क्या है? वेब संसाधन, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, वे हम पर उपयोग निर्धारित कर सकते हैं, कोर की संख्या जो हम उपयोग करते हैं। और इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण संसाधन fingerprint.com है। fingerprint.com वास्तव में शांत विरोधी धोखाधड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसका अर्थ है कि हम ड्रॉपबॉक्स, तुर्की एयरलाइंस, ट्रस्टपायलट, कीवी, क्लारना और इतने पर देखते हैं। ये केवल वे संसाधन हैं जिन्होंने खुद को प्रकाशित करने की अनुमति दी है। संसाधन fingerprint.com में एक अनकहा नियम है। वैसे आप इसके बारे में यहां संसाधन टैब में पढ़ सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ब्लॉग पर, यहां मैं आपको इस सारांश को पढ़ने की सलाह देता हूं। fingerprint.com एक निश्चित नियम का उपयोग करता है जो इस तरह जाता है: यदि किसी कंप्यूटर में 8 से अधिक कोर हैं, तो ये पीसी एक वर्चुअल मशीन नहीं है, लेकिन 8 कोर आवंटित करता है। ये हमेशा काम नहीं करता है क्योंकि आपके पास एक कमजोर होस्ट प्रोसेसर हो सकता है, या क्योंकि सिस्टम थ्रॉटलिंग में जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा, अर्थात यह अनावश्यक संसाधनों पर घुट जाएगा। सिस्टम fingerprint.com को बाईपास करने के लिए और अभी भी कोर की संख्या दिखाने के लिए जो हम चाहते हैं, नकली सीपीयू कोर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नकली सीपीयू कोर एक हुक है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एक निश्चित हिस्से को हैक करता है और आपको सीपीयू प्रोफाइल में निर्दिष्ट कोर की संख्या दिखाने की अनुमति देता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारे सिस्टम का निर्माण करने के बाद अब सीपीयू प्रोफाइल क्या है और नकली वेबजीएल की नई कार्यक्षमता। कुछ यूजर्स को लगता है कि अगर वेब रिसोर्सेज उनके असली ग्राफिक्स कार्ड को देख सके तो यह उनके लिए अच्छा होगा। फेक वेबजीएल कार्यक्षमता आपको वेबजीएल में वीडियो कार्ड को एंटी डिटेक्ट सिस्टम में सूची में से एक के साथ बदलने की अनुमति देती है। इसलिए यदि आप अपने वीडियो कार्ड को देखने के लिए वेब संसाधन चाहते हैं तो फेक वेबजीएल विकल्प सम्मिलित और सक्रिय करें। SyntDNS क्या है? SyntDNS एक अलग परियोजना है जो हमारे बुनियादी ढांचे में मौजूद है। SyntDNS एक सर्वर था जिसने TCP ट्रैफिक को UDP में परिवर्तित करने की अनुमति दी थी। दूसरे शब्दों में, यह एक अलग संसाधन है। मैं दोहराता हूं, एक अलग सर्वर। और यदि आपका प्रॉक्सी UDP प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता है, तो आप SyntDNS स्थापित करते हैं। बस इसका IP पता डालें और उसके बाद आपका सारा ट्रैफिक एंटी डिटेक्ट सिस्टम से एक अलग सर्वर पर चला जाएगा, जहां यह EDP ट्रैफिक में भी परिवर्तित हो जाएगा। ये कार्यक्षमता गिटहब पर परियोजनाओं में से एक से लिया गया था। इस परियोजना को स्नॉट कहा जाता है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसके साथ खुद को परिचित कर सकते हैं। हमारे मामले में वह नहीं, मुझे खेद है, स्नॉट नहीं, यह एक नहीं। क्षमा करें, मैं भूल गया। मैं आपको इसका सार बताता हूं। SyntDNS इस समय सक्रिय नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप अभी SyntDNS का आदेश नहीं दे सकते हैं। मुझे समझाते हैं क्यों।
क्योंकि परियोजना बहुत जटिल है और हमेशा लागत प्रभावी नहीं होती है। एकल सिंथडीएनएस सर्वर को बनाए रखने के लिए $40 की लागत आती है, क्योंकि इसके लिए काफी सीपीयू पावर की आवश्यकता होती है, और एकल प्रॉक्सी के लिए $40 प्रति माह कुछ ऐसा नहीं है जो हर उपयोगकर्ता भुगतान करने को तैयार है। इसलिए ये परियोजना अस्थायी रूप से अक्षम है। यदि यह वापस आता है तो आप इसे संबंधित क्षेत्र में उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसलिए हमने वो सब कुछ चुना है जो हमें चाहिए। डिफॉल्ट रूप से मैं ये कहूंगा, एंटीओएस में मापदंडों का एक निश्चित सेट है जो सबसे इष्टतम है जिसकी आवश्यकता है। आप अतिरिक्त रूप से सक्षम कर सकते हैं, उदाहरण के लिए पोर्ट इम्यूलेशन और नकली वेबजेल। यह आप पर निर्भर है। इससे काम पर बहुत कम असर पड़ेगा। दूर, हमने अब अपनी वर्चुअल मशीन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। यदि हम प्रारंभ बटन दबाते हैं तो यह स्थापित हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अतिरिक्त कार्यक्षमता से परिचित कराना चाहता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स पर जाएं। यह वो जगह है जहां हम अपने हार्डवेयर को देखते हैं। यही है, हम अपने प्रोसेसर को देखते हैं, उदाहरण के लिए जो यहां स्थापित है। यह स्वचालित रूप से स्थापित है, आपको मैन्युअल रूप से कुछ भी सेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सॉकेट देखते हैं और इसी तरह हमारे मदरबोर्ड के पैरामीटर, यानी उनमें से बहुत सारे यहां हैं, अंदर हैं। हर बार जब आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो ये डेटा हर बार यादृच्छिक होता है, और आप इस तथ्य से भ्रमित हो सकते हैं कि निर्माताओं की संख्या, उदाहरण के लिए मॉडल की संख्या, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको अभ्यास में बताऊंगा। सबसे दिलचस्प बिंदु वे सीरियल नंबरों में हैं। हार्डवेयर की पहचान करते समय सीरियल नंबर सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक सॉकेट यानी एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म में 100 मदरबोर्ड निर्माता नहीं हो सकते हैं और प्रत्येक निर्माता के पास 10,000 मॉडल हैं। नहीं, यह मूर्खता। वास्तव में एक सॉकेट है। उदाहरण के लिए हमारे पास इंटेल के लिए इस समय 2066 में एक सॉकेट है, और मदरबोर्ड निर्माताओं के इस सॉकेट में केवल 4-5 हैं, और प्रत्येक निर्माता के पास केवल 1 से 10 मॉडल हैं। यह अधिकतम है। और यही कारण है कि विविधता बहुत बड़ी नहीं है, और यह ठीक है। ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमने अपने लिए जो बनाया है उसका उपयोग करते हैं, और तदनुसार हमारे जैसे ही उपयोगकर्ता हमारे आभासी उपयोगकर्ता के रूप में पूरी दुनिया में हैं, और उनमें से सैकड़ों हजारों हैं। सबसे दिलचस्प बात सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर है जो एक माँ को अलग करता है। उदाहरण के लिए किसी अन्य बोर्ड से आप इस तथ्य से भ्रमित हो सकते हैं कि जब आप सीरियल नंबर पर क्लिक करते हैं तो केवल 6 सीरियल नंबर होते हैं, या उदाहरण के लिए सिस्टम। और हालांकि शर्मिंदा न हो, मैं समझाऊंगा कि यह डेवलपर की चाल क्यों है। दूसरे शब्दों में, अगर मैं आपको यहां इनमें से 1 मिलियन सीरियल नंबरों का कैनवास देता हूं, तो आपके पास फ्रीज हो सकता है। यह एक प्रणाली होगी। सारांश, एंटी-डिटेक्ट प्रोजेक्ट में सीरियल नंबर उसी एल्गोरिदम का उपयोग करके उत्पन्न होते हैं जो निर्माता द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, और चूंकि जनरेटर यहां स्थित है, इसका मतलब है कि ऐसे सीरियल नंबरों की संख्या बहुत बड़ी है। उपयोगकर्ता इंटरफेस में इन सभी सीरियल नंबरों को प्रदर्शित करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यदि आप एक नया सिस्टम बनाते हैं, उदाहरण के लिए, आपके पास सीरियल नंबरों का एक पूरी तरह से अलग सेट होगा। इसलिए चिंता न करें, ये सब बिल्कुल सामान्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राइव टैब में हमारे पास सिर्फ हमारे ऑप्टिकल डिस्क और भौतिक डिस्क यहां है। सीरियल नंबर यहां है और संशोधन स्वचालित रूप से असाइन किया गया है, इसलिए यदि आप चाहें तो आप उन्हें मैन्युअल रूप से सेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा करने का कोई मतलब नजर नहीं आता। वीडियो कार्ड स्वचालित रूप से सेट किया गया है और आपके ब्राउज़र में दिखाई देगा। इसके बाद रैम टैब। रैम टैब आपको अतिरिक्त मेमोरी स्लॉट सेट करने की अनुमति देता है। खैर, न केवल मेमोरी स्लॉट, अतिरिक्त स्लॉट नहीं, बस मेमोरी स्लॉट। ये डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय क्यों नहीं है और मैन्युअल रूप से सक्रिय है? तथ्य यह है कि वेब संसाधन आपकी स्मृति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए इस जानकारी को अतिरिक्त रूप से प्रदर्शित करने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर अतिरिक्त भार डालना है। व्यवहार में इसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप स्थानीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो रैम स्लॉट सेट करना सुनिश्चित करें, जिनकी हमें आवश्यकता है,
वे स्वचालित रूप से ड्रॉप किए गए सॉकेट के लिए चुने जाते हैं। यदि आप केवल ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। पोर्ट टैब। पोर्ट में डिफ़ॉल्ट रूप से एक निश्चित सेट होता है और इस सेट को बदलने का कोई मतलब नहीं है। तथ्य यह है कि एक पोर्ट वास्तव में आपके ग्राफिक्स कार्ड के समान डिवाइस है, अपेक्षाकृत बोल रहा है। और सिस्टम में बंदरगाहों की उपस्थिति इसे आभासी से अलग करती है, वास्तविक से। अधिकांश वर्चुअलाइजेशन परीक्षण पोर्ट डिटेक्शन पर आधारित होते हैं। हमारे मामले में इसका उपयोग मदरबोर्ड के आधार पर किया जाता है। पोर्ट के संबंधित सेट को बदलने का कोई मतलब नहीं है। और अंतिम टैब मिसलेनियस हार्डवेयर है। यह वो जगह है जहां कीबोर्ड और माउस को पुनर्स्थापित किया जाता है, क्योंकि इन उपकरणों को आपके ब्राउज़र के HID मानव इंटरफेस डिवाइस API का उपयोग करके अनुरोध किया जा सकता है। और ACPI, IHCI, OHCI जैसे कुछ और बिंदु हैं। उन्हें स्थापित करें। यदि हम उन्हें अभी सेट करते हैं तो आपको केवल उन्हें स्थानीय सॉफ्टवेयर के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ कोई भी मॉडल डालते हैं, बाकी सब कुछ आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्थानीय सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं तो यहाँ इन नियंत्रकों की एक छोटी संख्या है और यह काफी पर्याप्त है क्योंकि वे सरल हैं, लेकिन सीमित संख्या मौजूद है। ये नियंत्रक हैं। बस नियंत्रक यही कारण है कि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। सामान्य तौर पर हम सब कुछ वैसे ही छोड़ देते हैं जैसा कि यह है। चलो इसे इस तरह से रखें। सेटिंग्स में यहां नेटवर्क टैब, ये फिर से मैक पता सेट करने की अनुमति देता है। खैर, फिंगरप्रिंट एक रूडिमेंट है जिसे जल्द ही हटा दिया जाएगा। ऑडियो को नियंत्रित करने का एक विकल्प था, लेकिन फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑडियो फिंगरप्रिंट मर चुका है। तो नेटवर्क टैब यह वो जगह है जहां IPv6 मोड और TCP फिंगरप्रिंट स्पूफिंग मोड को सक्रिय करने वाला स्विच स्थित है। सारांश, हमारे पास कई नेटवर्क एडाप्टर के प्रकार हैं। अब हमारे पास NAT नेटवर्क एडाप्टर प्रकार सेट है। NAT TCP ट्रैफिक को संभालने के लिए स्थिरांक के एक विशिष्ट सेट का उपयोग करेगा, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा समान होगा। इसके अलावा NAT मोड IPv6 प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपका प्रॉक्सी, उदाहरण के लिए, यदि आपका OpenVPN IPv6 प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, तो यह NAT मोड में काम नहीं करेगा। IPv6 प्रोटोकॉल के साथ काम करने के लिए आपको ब्रिज्ड एडाप्टर यानी नेटवर्क ब्रिज मोड सेट करना होगा और फिर तदनुसार पता सेट करें। उदाहरण के लिए, मेरे मामले में यह वायरलेस USB एडाप्टर को वाई-फाई एडाप्टर को संबोधित कर रहा है। मैं TCP/IP स्पूफिंग मोड पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसका उपयोग कैसे करें? TCP/IP स्पूफिंग मोड फिंगरप्रिंटिंग नहीं, एक नियमित मानक OpenVPN कनेक्शन पर काम नहीं करता है। तथ्य यह है कि जब OpenVPN प्रोजेक्ट स्थापित किया जाता है तो हमारे पास एक निश्चित नेटवर्क एडाप्टर स्थापित होता है, जो टून प्रकार का एक नेटवर्क एडाप्टर होता है। टून प्रकार के इस नेटवर्क एडाप्टर में पहले से ही अपने भीतर ट्रैफिक को संभालने के लिए स्थिरांक का एक निश्चित सेट है। इन स्थिरांकों को बदलने के लिए आपको OpenVPN प्रोजेक्ट को फिर से संकलित करने और फिर इसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक ड्राइव है और कोई भी ऐसा नहीं करता है। इसलिए यदि आप OpenVPN या TuntuSox का उपयोग करते हैं, जो एक ही एडाप्टर बनाता है, तो आपके पास TCP फिंगरप्रिंट स्पूफ नहीं होगा। इसके अलावा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानक OpenVPN बिल्ड में इन ट्रैफिक स्थिरांक के कारण वेब संसाधनों के लिए 100% संभावना के साथ यह निर्धारित करना संभव है कि आप OpenVPN का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थिरांक, ये हेडर, वे केवल OpenVPN के लिए विशिष्ट हैं। आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि OpenVPN का उपयोग किया जा रहा है। आप अलग से निर्धारित कर सकते हैं कि WireGuard का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, OpenVPN परियोजना के कस्टम बिल्ड हैं, लेकिन वे एक अलग व्याख्यान के लायक हैं।
यह एक प्रकार का प्रॉक्सी है जो वास्तव में बाजार पर मौजूद नहीं है। मैं इसका नाम नहीं लेने जा रहा हूं, मैं इसे इस तरह से रखूंगा, इसलिए इन प्रॉक्सी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप वास्तव में खुफिया एजेंसियों द्वारा कह सकते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो उनका उपयोग विशेष सेवाओं द्वारा किया जाता है। वे बाजार पर उपलब्ध नहीं हैं, कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं, और हम इस वीडियो में उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यह वहां बदल जाता है, काम की एक पूरी तरह से अलग प्रणाली है और एक वास्तविक नेटवर्क कनेक्शन पूरी तरह से अनुकरण किया जाता है। यह वो नहीं है जिसके बाद। इसलिए यदि आप TCP/IP फिंगरप्रिंट को बदलना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल मशीन बनाते समय नो प्रॉक्सी मोड को सक्षम करने की आवश्यकता है। फिर यहां जाएं और नेटवर्क एडाप्टर चालू करें। उसके बाद आप TCP/IP फिंगरप्रिंट स्पूफिंग सिस्टम को सक्रिय करेंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यदि हमारे पास वो विकल्प नहीं है तो हम सिस्टम को कैसे प्रॉक्सी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे आम प्रॉक्सीफायर का उपयोग करें। वर्चुअल मशीन के अंदर या बाहर, उदाहरण के लिए, प्रॉक्सीफायर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हालांकि यह इसके कुछ नुकसान के बिना नहीं है, लेकिन वर्चुअल मशीन के अंदर इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय आपके पास TCP/IP फिंगरप्रिंट को स्पूफ करने की क्षमता होगी और इस प्रकार सिस्टम आपको पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन मैं एक सुधार करता हूं। मुद्दा यह है, TCP स्पूफिंग है और सामान्य तौर पर TCP/IP फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग बहुत सीमित संख्या में एंटी फ्रॉड सिस्टम में किया जाता है। इसलिए ये कार्यक्षमता सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, कम से कम अभी के लिए, क्योंकि फिलहाल केवल थ्रेट मैट्रिक्स सिस्टम TCP/IP फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करता है। इसके खिलाफ इस संख्या का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। वास्तव में यह अभी के लिए सब कुछ है। सिस्टम पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है, और यदि आप और मैं स्टार्ट बटन दबाते हैं तो हम स्वचालित रूप से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देंगे। सिस्टम कुछ ही मिनटों में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए आपको बस इंतजार करने की आवश्यकता है। ये सब आपकी हार्ड ड्राइव की गति पर निर्भर करता है। कुछ के लिए इसमें 2 मिनट तक का समय लगेगा, उपयोगकर्ताओं के लिए इसमें 5 मिनट तक का समय लग सकता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से स्वचालित है। बस स्टार्ट दबाएं और कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू करें। खैर, अब हम सिस्टम की स्थापना पर आगे बढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थापना शुरू हो गई है। ये स्वचालित मोड में जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ और दिलचस्प बिंदुओं से परिचित कराना चाहता हूं। पहला, कुछ मामलों में आपका ISP आपको keygen.sh लाइसेंस सर्वर से कनेक्ट करने की अनुमति नहीं दे सकता है। कभी कभी ऐसा होता है। इस मामले में क्या करना है? इस मामले में प्रॉक्सी टैब पर आप किसी भी प्रॉक्सी को स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट पर खरीदा गया एक ही प्रॉक्सी, केवल मोजे 5 प्रारूप में, आप इसे यहां स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद आपके सभी कनेक्शन, मेरा मतलब है कि लाइसेंसिंग सिस्टम से कनेक्शन, इस प्रॉक्सी के माध्यम से होंगे। इस तरह आप प्रदाता द्वारा प्रतिबंधित होने से बच सकते हैं। सुविधाजनक और सरल। चलो आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त विकल्पों की प्रणाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मिसलेनियस टैब में हम पहले ब्लॉक विदेशी प्रोटोकॉल देखते हैं। एक पुराना विकल्प, मैं इस समय इसका उपयोग करने की सलाह नहीं देता। हालांकि यह विकल्प क्या करता है? यह विकल्प पूरे एंटी डिटेक्ट सिस्टम को TCP को छोड़कर सभी प्रोटोकॉल का उपयोग करने से रोकता है। यह विकल्प आपके होस्ट सिस्टम पर फायरवॉल नियम बनाता है। मेहमान पक्ष पर नहीं, बल्कि मेजबान पक्ष पर। इसका उपयोग पहले किया गया था, फिलहाल आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते क्योंकि यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। प्रॉक्सीफायर के लिए अद्वितीय VM प्रक्रियाओं नामक एक अनूठी विशेषता है। मुझे इस सुविधा के साथ क्या करना चाहिए? जब आप इस सुविधा को सक्रिय करते हैं तो प्रारंभ की जाने वाली प्रत्येक वर्चुअल मशीन एक अलग निष्पादन योग्य नाम से प्रारंभ होगी।
यही है, उदाहरण के लिए हमारी मशीन को टेस्ट वीएम कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप testvm.x प्रक्रिया को खोजने के लिए होस्ट सिस्टम पर प्रॉक्सीफायर का उपयोग कर सकते हैं या बस इस प्रक्रिया के लिए एक नियम लिख सकते हैं और आपके पास हमेशा अपनी वर्चुअल मशीन शुरू होगी और प्रॉक्सी को प्रॉक्सीफायर से सक्रिय करेगी। यह इस तथ्य के संदर्भ में काफी सुविधाजनक है कि जैसा कि हमने आपको पहले ही टीसीपी फिंगरप्रिंट स्पूफिंग सिस्टम से परिचित कराया है, यदि आप अपनी वर्चुअल मशीनों में एक नेटवर्क ब्रिज कनेक्शन स्थापित करते हैं और होस्ट मशीन पर प्रॉक्सी फायर चलाते हैं, जहां आपके पास प्रत्येक वर्चुअल मशीन के लिए अपना प्रॉक्सी प्रोफाइल होगा, तो यह सुविधाजनक है। हालांकि यह मत भूलो कि इस विकल्प को सक्रिय करने से कभी कभी यूएसी उपयोगकर्ता एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की ओर से समस्या हो सकती है, इसलिए आपको बस उपयोगकर्ता की ओर से नहीं बल्कि व्यवस्थापक की ओर से एंटी डिटेक्ट चलाने की आवश्यकता होगी और फिर इस विकल्प को सक्षम और अक्षम करना होगा। आपके लिए उपलब्ध है। खैर, अब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थापना समाप्त कर रहे हैं। इसमें लगभग 2 मिनट लगे और अब इसका प्रत्यक्ष कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा। साथ ही साथ स्थापना अभी भी प्रगति पर है। मैं एक्सटेंशन पैक के बारे में भी बात करना चाहूंगा। यह क्या है? अब अगर हम एक्सटेंशन टैब पर जाते हैं तो हमारे पास एक्सटेंशन पैक है और हमारे पास यह है। हमारे पास एक पुरानी प्रविष्टि है। यहां हम इसे हटा देंगे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, वीएम सक्रिय है, इसलिए आप अभी एक्सटेंशन पैक को नहीं हटा सकते हैं। मैं आपको इसका सार बताता हूं। एक्सटेंशन पैक ओरेकल से एक विस्तार पैकेज है। इसे आधिकारिक वर्चुअल बॉक्स वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या डिटेक्ट एक्सपर्ट वेबसाइट के माध्यम से एक कस्टम ऑर्डर किया जा सकता है। यह एक्सटेंशन पैक सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को एन्क्रिप्ट करने की अनुमति देता है और दूसरी बात, यह आपको अपने लैपटॉप पर कैमरा अग्रेशन का उपयोग करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके लैपटॉप पर एक अंतर्निहित कैमरा है तो आप इसका उपयोग वर्चुअल मशीन में काम करने के लिए कर सकते हैं। हमारी वास्तविकता में यह एक बिल्कुल बेकार फंक्शन है, क्योंकि यदि आपको वर्चुअल मशीन में वेबकैम की आवश्यकता है तो आप बस एक यूएसबी कैमरा लेते हैं और वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में यहां एक यूएसबी कैमरा जोड़ते हैं। उसके बाद यूएसबी कैमरा स्वचालित रूप से आपकी वर्चुअल मशीन में गिरा दिया जाएगा। इसी तरह, यदि आपको किसी अन्य यूएसबी डिवाइस की आवश्यकता है तो यहां उपयुक्त टैब का उपयोग करें, या वर्चुअल मशीन में ही यहां डिवाइस टैब पर एक यूएसबी टैब है, इसलिए आपको जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनका चयन करें। यदि आप होस्ट वर्चुअल मशीन के साथ वर्चुअल मशीन से फाइलों को साझा करना चाहते हैं तो आपको एक साझा फोल्डर बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार प्लस चिन्ह पर क्लिक करें जो आप उस फोल्डर को निर्दिष्ट करते हैं जिसे हम चाहते हैं और 2 बक्से को टिक करें, ऑटो माउंट और मेक परमानेंट हो। उसके बाद आपकी होस्ट मशीन का फोल्डर अतिथि मशीन में उपलब्ध होगा और फिर आप बड़ी फाइलों को स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। छोटी जानकारी के लिए, पाठ्य जानकारी के लिए एक स्वचालित क्लिपबोर्ड है। ये द्विदिश है, जिसका अर्थ है कि आप वीएम और वीएम में पाठ दोनों कॉपी कर सकते हैं। ये फाइलों के लिए काम नहीं करता है, ये केवल पाठ के लिए काम करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मोड डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम है। यह मोड मामूली समस्याओं के साथ काम करता है, लेकिन वेक्टर T13 टेक्नोलॉजीज की गलती के माध्यम से नहीं। लेकिन मान लें यह ओरेकल का ही एक दोष है। दूसरे शब्दों में, आप इसे चालू कर सकते हैं और यह आपके लिए काम कर सकता है। यह नहीं हो सकता है। यह वर्चुअल बॉक्स उत्पाद के स्रोत कोड में, कंपनी के स्रोत कोड में मौलिक त्रुटियों के कारण है और हमारे मामले में कई हजार लाइनों को हल करने और फिर से लिखने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों को समर्पित करने का ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एक साझा फोल्डर मोड है जो बहुत अधिक मजबूती से काम करेगा। वास्तव में एंटी डिटेक्ट के साथ काम करना इस समय काफी सरल है। सब कुछ स्वचालित रूप से स्थापित किया जाता है।
एंटी डिटेक्ट एआई संस्करण में एक स्क्रिप्ट लिखना संभव है और सिस्टम आपके लिए खातों को पंजीकृत करने के लिए क्रियाएं करेगा, उदाहरण के लिए, और इसी तरह। लेकिन हमारी मार्गदर्शिका एंटी डिटेक्ट 4 सिस्टम के लिए लिखी गई है और सब कुछ पूरी तरह से स्वचालित रूप से काम करता है। निर्माण के क्षण से, नया बटन दबाने के क्षण से लेकर काम करने वाली मशीन प्राप्त करने के क्षण तक, इसमें लगभग 5-7 मिनट लग सकते हैं। यानी यह आपकी हार्ड ड्राइव की स्पीड पर निर्भर करता है। वर्तमान पर, मैं सबसे तेज हार्ड ड्राइव का उपयोग नहीं करता हूं, या बल्कि हार्ड ड्राइव सबसे तेज है, लेकिन वर्तमान मदरबोर्ड इसे अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन पर, मेरे पास लगभग 3500 मेगाबाइट पढ़ने और 3000 लिखने हैं, जो वास्तविक आंकड़ों का आधा है। फिलहाल, सैमसंग 990 प्रो ड्राइव 7.5 हजार मेगाबाइट रीडिंग और 6.5 हजार मेगाबाइट लेखन तक पहुंचता है। नतीजतन, सिस्टम की गति दोगुनी हो जाएगी और आपको 3 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया सिस्टम प्राप्त होगा। खैर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग तैयार है। व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। और अब एंटी डिटेक्ट सिस्टम हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन, ड्राइवरों की स्थापना और अतिरिक्त सॉफ्टवेयर शुरू करेगा। और यह भी, यदि आप एक ही समय में कई मशीनों का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप कई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और यदि आपके पीसी के संसाधन अनुमति देते हैं, तो आप असीमित संख्या में वर्चुअल मशीनों की स्वचालित स्थापना चला सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि स्क्रीन रिजोल्यूशन को सबसे कम उपलब्ध पर सेट किया गया है, जो 1366 बाय 768 है। अपनी ओर से, मैं कहना चाहूंगा कि मैं स्क्रीन एक्सटेंशन को यथासंभव सेट करने की सलाह देता हूं। यही है। अब हम पॉपअप सूचनाएं देखते हैं कि किस कार्यक्षमता का उपयोग किया जा रहा है। वीडियो में देखना आसान बनाने के लिए, मैं अब आकार को 1920 तक बढ़ाऊंगा, शायद इससे भी अधिक। हाँ, ये स्क्रीन रिजोल्यूशन हमारे लिए बेहतर होगा। तो हम देख सकते हैं, नकली वेबआरटीसी स्थापित किया गया है। अब एक वीपीएन कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है। एक वीपीएन कनेक्शन स्थापित है और हमारी अतिरिक्त कार्यक्षमता अब होगी, अर्थात क्रोम ब्राउज़र स्थापित करना, पोर्ट खोलना। वैसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, तो प्रोफाइल भी क्रोम ब्राउज़र में यादृच्छिक हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब हम क्रोम ब्राउज़र स्थापित करते हैं, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट परिभाषित आईडी होती है जिसका उपयोग Xclient डेटा पैरामीटर में किया जाता है। स्थिरता में सुधार करने के लिए, क्रोम ब्राउज़र स्थापित करते समय, डिफ़ॉल्ट Xclient डेटा स्वचालित रूप से एक नए पर रीसेट हो जाता है। ये वास्तव में गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक नई प्रोफाइल बनाने के बराबर है। जबकि हम अपने ब्राउज़र को स्थापित कर रहे हैं, अब हम एज ब्राउज़र में जियोलोकेशन मॉड्यूल की जांच करेंगे। एक अनुस्मारक के रूप में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एज ब्राउज़र में जियोलोकेशन मॉड्यूल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय है। और सबसे पहले, आइए जांचें कि हम ब्राउज़र के अलावा मैप्स ऐप के साथ कहां हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं अब एम्स्टर्डम में हूं। आइए देखें कि सिस्टम हमें कहां परिभाषित करता है। कभी कभी नक्शे लोड होने में समय लगता है। और कभी कभी यह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। फिर भी, कुछ माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों में सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसे अभी के लिए छोड़ दें। नक्शे को लोड होने दें। अब हम गूगल से पूछते हैं कि हम कहां हैं। हमारे पास अभी बहुत तेज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, शायद क्रोम की स्थापना के कारण।
और नहीं, सब कुछ ठीक है। नक्शे लोड किए गए हैं और तदनुसार वे ठीक वही जगह दिखाते हैं जिसे मैंने अपनी वर्चुअल मशीन बनाते समय चुना था। हम ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क देखते हैं, अर्थात जियोलोकेशन मॉड्यूल डिफॉल्ट रूप से यहां सक्रिय है। और चलो गूगल से पूछें कि मैं नक्शे पर कहां जाऊंगा। क्रोमियम अभी भी स्थापित किया जा रहा है। क्रोम अभी भी डाउनलोड किया जा रहा है और इसलिए अब हमें यह निर्धारित किया गया है कि हम न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन हमारा सटीक स्थान अभी भी अज्ञात है। इसके लिए हमें गूगल मानचित्र कार्यक्षमता से उपयुक्त बटन पर क्लिक करना होगा। यहां ये जियोलोकेशन बटन है। ब्राउज़र पूछता है कि क्या हम स्थान तक पहुंच की अनुमति देते हैं। स्थान तक पहुंच की अनुमति देते हैं और तदनुसार एक ही स्थान प्राप्त करते हैं। ये कार्यक्षमता कई प्रणालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सबसे लोकप्रिय प्रणाली जिसके लिए यह नेटिलस सिस्टम है, और निश्चित रूप से जियोकॉम्प्लायम। एज ब्राउज़र में सब कुछ ठीक है। हम ब्राउज़लिक्स वेब संसाधन पर भी जा सकते हैं। तो अब हम हमारे लिए इंतजार करेंगे। जब तक हम क्रोम ब्राउज़र को पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं कर लेते तब तक इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि सिस्टम ने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन एल्गोरिदम समाप्त नहीं किया है। मेरा मतलब एंटी डिटेक्ट सिस्टम है। क्रोम ब्राउज़र को अभी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में भेज दिया गया है। हमने एक छोटी सी गलती की, लेकिन उस पर ध्यान न दें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एज ब्राउज़र के लिए नकली वेबजीएल मोड सक्षम नहीं था क्योंकि इसने इस बेवकूफ ब्राउज़र बार को स्थापित किया था। तो गूगल क्रोम खोलें। सिस्टम काम करने के लिए 100% तैयार है। आइए उसी तरह कार्यक्षमता की जांच करें। आईपी पता। हम देखते हैं कि सब कुछ विंडोज फिंगरप्रिंट, वेबआरटीसी आईपी पता हमारे आईपी पते से मेल खाता है। डीएनएसटी मोबाइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क, सब कुछ ठीक है। वेबजीएल टैब पर हम अपने वीडियो कार्ड को देखते हैं जो उजागर हो गया है, अर्थात सब कुछ वैसा ही काम करता है जैसा कि इसे करना चाहिए। लेकिन अगर अब हम गूगल मानचित्र पर जाते हैं, तो आइए जियोलोकेशन मॉड्यूल की जांच करें और जियोलोकेशन पर क्लिक करें और हेलो की अनुमति दें। देखें कि गूगल मानचित्र क्या होता है। यहां तक कि जब आप स्थान अनुमति पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे स्थान को विशेष रूप से नहीं दिखाता है कि हम कहां हैं। ये केवल एक अनुमानित क्षेत्र दिखाता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। क्रोम फ्लेक्स टैब पर जाएं और यहां हमें खोजने की जरूरत है। विन आरटी जियोलोकेशन कार्यान्वयन और इस चेकबॉक्स को सक्षम करने के लिए सेट करें। उसके बाद हमारे क्रोम को फिर से लोड करें और जांचें कि हमारा जियोलोकेशन मॉड्यूल अब कैसे काम करता है। स्थान बटन दबाएं और हम ठीक उस बिंदु पर हैं जो हमने सेट किया है। इसलिए यदि आपको अधिक सटीक जियोलोकेशन की आवश्यकता है, तो आप जानते हैं कि इसे कैसे सेट किया जाए। इस बिंदु पर सिस्टम पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है और पूरी तरह से एक वास्तविक कंप्यूटर से मेल खाता है जिसे आप ब्रुकलिन में एक स्टोर में जाकर खरीदेंगे। आपके डेटा के अनुसार एक पूर्ण आईपी मैच है, जियोलोकेशन के अनुसार एक पूर्ण मैच है। बस मामले में मैं अनुशंसा करता हूं। चलो ट्विलियो परीक्षण लेते हैं।
ट्विलियो परीक्षण हमें ये सत्यापित करने की अनुमति देता है कि हमारी नेटवर्क सेवाएं पर्याप्त रूप से काम कर रही हैं, यानी मेरा मतलब टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल है। पहला यूडीपी कनेक्शन सफल रहा, टीसीपी कनेक्शन सफल रहा और टीएलएस सफल रहा। और अब हमसे एक ही टेस्ट मांगा जाएगा जो हम पास नहीं करेंगे, वो है कैमरा टेस्ट। क्यों? क्योंकि फिलहाल वर्चुअल मशीन में कोई कैमरा नहीं है। जहां तक मुझे याद है, हमारे पास एक आभासी माइक्रोफोन है और हम इसे देख सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक आभासी माइक्रोफोन है और यह सक्रिय है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे पास यहां अलग अलग ऑडियो डिवाइस हैं। खैर, हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कैमरा है। इस मामले में कोई आभासी कैमरा नहीं है, इसलिए इसे जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत रूप में, हम अपने परीक्षण को यहां समाप्त कर सकते हैं। सब कुछ काम करता है, सब कुछ ठीक है। यही है, हम अब वास्तविक उपयोगकर्ता के साथ 100% लाइन में हैं, इसलिए आप आरंभ कर सकते हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आपके पास एक वेक्टर T13 था।